हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सलाह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जनजातियां एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10। अभी तक हम जनजातियों में लगभग सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, चाहे वह भौगोलिक विस्तार हो, संवैधानिक प्रावधान हो जनजातियों से संबंधित, या अलग अलग जनजातियों का वर्गीकरण हो, जनजातियों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम उनकी चित्रकला के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों के योगदान को भी पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित संस्थाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आज की जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जनजातीय लोक संस्कृति। इसमें आप लोक नृत्य और लोक गायन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लोक नृत्य और लोक गायन। एक ही वीडियो में हम इसमें सभी जनजातियों के लोक नृत्य और लोक गायन, जनजातियों के अलावा जो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और लोक गायन हैं उनको भी हम इस वीडियो में धुन देंगे और वह हम याद कर लेंगे। हमारा टारगेट है केवल पढ़ना नहीं, उसे याद करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जनजातीय लोक नृत्य में सबसे पहले क्या, लोक संस्कृति जो है उसमें सबसे पहले क्या, शिल्प कला, जनजातीय आदिवासी शिल्प कला के बारे में पढ़े हम, या मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कला के बारे में। तो सबसे पहली शिल्प कला हमारी कौन सी? मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प, मिट्टी शिल्प में क्या होता है? मिट्टी से बहुत सारे खिलौने, मूर्तियाँ और अन्य बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी शिल्प के तहत क्या, खिलौने, मूर्तियाँ और बर्तन बनाए जाते हैं। सजावट का सामान भी बनाया जाता है। क्या? सजावट का सामान भी मिट्टी के माध्यम से, मिट्टी शिल्प के द्वारा। खिलौने में इसमें मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक, याद रखिए। अब यह कौन करता है? तो कुम्हार जनजाति। कुम्हार जनजाति इसमें माहिर होती है। मध्य प्रदेश में कुम्हार जनजाति मिट्टी शिल्प करती है। फिर अगला शिल्प है मिट्टी शिल्प के बाद काष्ठ शिल्प। कौन सा? काष्ठ शिल्प। तो काष्ठ शिल्प में क्या? लकड़ी। काष्ठ मतलब क्या? काष्ठ मतलब लकड़ी। तो लकड़ी के अलग अलग उपकरण भी बनाए जाते हैं। इसमें पहिए बनाए जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, घर के दरवाजे बनाए जाते हैं, मुखौटे बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं काष्ठ शिल्प में लकड़ी से। इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यह याद रखिए। मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है मिट्टी शिल्प। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है इसका। ऐसे ही काष्ठ शिल्प का भी कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में यह प्रचलित है। इसमें क्या, उत्कृष्ट प्राचीन समय में इसका उत्कर्ष जो है, जो प्रारंभ प्राचीन समय चला आ रहा है और बढ़ई करते हैं। इसके अलावा कुछ जनजातियां भी हैं जो किसके लिए, जो काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा? मिट्टी शिल्प और काष्ठ शिल्प। अगला जो हमारा शिल्प है वह कौन सा? खराद शिल्प, या जिसे लाठ शिल्प भी कहते हैं, लाठ आर्ट। खराद शिल्प या लाठ आर्ट, इसमें क्या होता है? यह मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो शिवपुरी, बुधनी और मुरैना। शिवपुरी, बुधनी, मुरैना। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, यह जो भी आपको ये क्षेत्र याद करने होते हैं, उन क्षेत्रों के लिए आपको मध्य प्रदेश के मैप के थ्रू कैसे करना चाहिए? मैपिंग के थ्रू चीज़ें याद करनी चाहिए, जिससे आपको इजीली याद भी हो जाएंगी। यह कहाँ पर? शिवपुरी, मुरैना इस क्षेत्र में हो रही है। कहाँ? शिवपुरी, मुरैना वाले क्षेत्र में, याद रखिए। कौन सा? खराद शिल्प। इसमें होता क्या है? इस शिल्प में जो सागौन, दूधी, गुर्जैल, खैर आदि की लकड़ी पर यह कला चित्रकारी बनाई जाती है। इसमें क्या? केवड़े के पत्ते के रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? केवड़े के पत्तों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? खराद शिल्प में। खराद शिल्प कहाँ होता है? मध्य भारत पठार के मध्य प्रदेशी गर्दन मतलब शिवपुरी में, शिवपुरी में और ग्वालियर में, मुरैना में। शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना इस क्षेत्र में होती है। यहाँ क्या? सागौन, दूधी, ये जो पेड़ हैं इनकी लकड़ी पे किया जाता है। और क्या जो रंग हैं भाई किसके? केवड़े के पत्तों के रंगों का प्रयोग किया जाता है खराद कला में। खराद कला में किसका?
केवड़े के पत्तों के रंगों का प्रयोग, केवड़े के पत्तों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कंघी शिल्प या कंघी कला की, तो यह सभी को पता है कि जो कंघी शिल्प है, कंघी शिल्प मुख्यतः कौन सी, बंजारा जनजाति, कौन सी जनजाति, बंजारा आदिवासियों को क्या माना जाता है, कंघी का आविष्कारक माना जाता है। यह अलग अलग चीजों से कंघी बनाया करते थे। किससे, यह लकड़ी से भी हड्डियों से भी कंघी बनाया करते थे। कहीं कहीं हाथी दांत की कंघियाँ, क्यों, या हाथी दांत की चूड़ियाँ भी पहनती थी बड़ी बड़ी पूरे हाथों में बंजारा महिलाएं, तो हाथी दांत की चूड़ियाँ और कंघी उसकी भी बनाई जाती थी। कंघी शिल्प मुख्यतः किससे, बंजारा जनजाति, और यह केवल बंजारा जनजाति नहीं, बहुत सी जनजातियों में ही प्रचलित है, लेकिन मुख्यतः कौन सी, बंजारा जनजाति कंघी शिल्प। कहाँ पर, अगर हम मालवा में बात करें, मालवा में कंघी शिल्प के केंद्र कहाँ हैं, तो मालवा में यह केंद्र है उज्जैन, रतलाम, नीमच प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन से, उज्जैन, रतलाम, नीमच। मतलब मुख्यतः जो बात हो रही है वह राजस्थान बॉर्डर की बात हो रही है। यह मंदसौर, रतलाम और नीमच यह क्षेत्र हुआ। उज्जैन आपका कहाँ, यहाँ कहीं है, फिर आपका इंदौर है, देवास है, तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिए उज्जैन में भी, तो कहाँ, राजस्थान के आसपास होगा। बंजारा जनजाति मूलतः कहाँ की है, राजस्थान की, पढ़ चुके हैं हम, पुराने वीडियोस रिवाइज कीजिए। इस वीडियो के बाद एक चीज़ ये भी की जाएगी, आपको पूरी जनजातियाँ मैराथन क्लास में भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक मैराथन क्लास होली के आसपास लगाई जाएगी, जिसमें पूरी जनजातियाँ आपकी 3 घंटे या 4 घंटे के लेक्चर में पूरी जनजातियों के जो महत्वपूर्ण बिंदु है केवल वही रिवाइज कराई जाएगी। हालांकि जो डिटेल्ड हमने अभी पढ़ा है वह एक मैराथन क्लास में डिटेल्ड तो नहीं हो सकता, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उसमें आ जाएंगी, कवर करा देंगे आपकी, तो उसमें भी आप साथ बने रहें। अभी हम लौट कर आते हैं, तो खरांद शिल्प कहाँ, ग्वालियर, भिंड, मुरैना साइड है, और ये कहाँ, बुधनी में भी होती है। इसमें अलग अलग लकड़ी का, सागौन, दूधी, गुर्जेल और खैर के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और जो रंग का प्रयोग किया जाता है, खरांद कला जो उकेरी जाती है लकड़ी में, उसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो रंग क्या, केवड़े के पत्तों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका, केवड़े के पत्तों के रंगों का। और कंघी कला में बंजारा जनजाति, कौन सी, बंजारा जनजाति, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करें अगली कला है हमारी तीर धनुष कला या धनुष बाण कला। तीर धनुष या धनुष बाण कला कहते हैं इसको। इसमें क्या, तीर धनुष बांस, मोर पंख, लकड़ी, लोहे, रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। जो तीर धनुष हैं, यह धनुष बाण है, किस चीज से बनाए जाते हैं, तो यह बांस से, मोर पंख से, लकड़ी, लोहे और रस्सी इन सब से प्रयोग किए जाते हैं। और आपको याद है भील शब्द किससे, तमिल के बिल्ल शब्द से बना था, जिसका अर्थ क्या, तीर कमान होता है। तो भील आदिवासी तीर चलाने और निशाना लगाने में अचूक हैं, तो मुख्यतः इनके द्वारा ही विकसित यह कला है। किसके द्वारा, भील आदिवासियों के द्वारा। तो तीर धनुष कला किसके द्वारा विकसित है, भील आदिवासियों के द्वारा। तो किस क्षेत्र में प्रचलित होगी, जहां पर भील आदिवासी पाए जाते हैं। भील आदिवासी पाए जाते हैं तो कहां पाए जाते हैं भील आदिवासी, याद कीजिए मध्य प्रदेश के मैप में, याद कीजिए, आ रहा है कुछ याद, आ रहा है कुछ याद। भील आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। भील आदिवासी मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में यह कला प्रचलित होगी, इस क्षेत्र में। याद रखिए, आगे से बनाए, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, क्या बनेगा, मध्य प्रदेश का मैप बनेगा। आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाना सीखना ही है, उसी के आधार पर इन लोकेशंस को आप समझ पाएंगे। रटने की बजाय आपको यह चीज़ें याद हो जाएंगी, याद रखिए। फिर आता है बांस शिल्प। तो बांस शिल्प कहाँ होता है, तो यह है झाबुआ, मंडला आदि जिलों में होता है। और जनजातियां इसमें क्या करती हैं, बांस से अपने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इनके
जो जनजातियां हैं वह बांस से दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन भी बना लेते हैं, पानी भरने का उपकरण भी बना लेते हैं, पानी जैसे बोतल, जो लकड़ी की बांस की बोतल बनाई जाती हैं वही भी बना लेंगे, चटाई भी, अपनी खटिया भी, ये सारी चीज़ें किससे, बांस से बनाते हैं, रोटी रखने का बर्तन भी। तो ये क्या बड़े ही कलात्मक ढंग से बांस की अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, किसमें, बांस शिल्प में। कहाँ, झाबुआ और मंडला आदि जिले, मतलब समस्त, वैसे कहना चाहिए तो समस्त आदिवासी क्षेत्र वहाँ। और क्या बनाएंगे ये, बांस से टोकरी बनाएंगे, टोकरी बनाते हैं, सूपा बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, बांस शिल्प में कुर्सी भी बना लेंगे। यह सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। तो बांस शिल्प, तीर धनुष कला और बांस शिल्प कला। अब हम आगे की शिल्प कलाओं की बात करें तो अगली शिल्प है कौन सी, छीपा शिल्प कला। कौन सी, छीपा शिल्प कला। तो छीपा शिल्प मुख्यतः क्या, उज्जैन और धार में प्रचलित है। उज्जैन और धार में, जो उज्जैन में छीपा शिल्प प्रचलित है उसे क्या, भैरूगढ़ प्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, भैरूगढ़ प्रिंट, भैरूगढ़ प्रिंट के नाम से जाना जाता है। छीपा शिल्प वास्तव में है क्या, छीपा शिल्प में एक लकड़ी का फ्रेम होता है। क्या होता है, लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम पर कपड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कपड़ा, और उस कपड़े पर छाप के माध्यम से, छाप के माध्यम से रंगाई करते हैं। छाप के माध्यम से रंगाई की जाती है छीपा शिल्प में। तो एक लकड़ी के फ्रेम पर कपड़ा बांधते हैं, कपड़े पर छाप के माध्यम, ठाप, अगर ऐसा कपड़ा बंधा हुआ है तो उस पर ठाप लगेगी जोर से, तो वह क्या होगी, छीपा शिल्प। तो उज्जैन का जो छीपा शिल्प है उसे क्या, भैरूगढ़ प्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, भैरूगढ़ प्रिंट। और जो बाघ प्रिंट है, बाघ प्रिंट, जो धार के बाघ क्षेत्र में होती है उसे बाघ प्रिंट कहते हैं। फिर बाघ प्रिंट से बने कॉटन के सूट, साड़ियाँ, चादर बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी बनते हैं इसके। सूट मतलब लेडीज सलवार सूट, यह है, चाहे वो साड़ियाँ हों और चादर, चादर बहुत ज़्यादा, जो बेड शीट आती है, क्या आती है, बेड शीट, बेड शीट में यह बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, छीपा शिल्प। यह, इसके मुख्यतः क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो बाघ, कुक्षी, मनावर, उज्जैन आदि। कौन कौन से, बाघ, कुक्षी, मनावर, धार और उज्जैन, यह प्रमुख केंद्र हैं इसके, किसके, छीपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा शिल्प है वह कौन सा, पत्ता शिल्प। कौन सा शिल्प है, पत्ता शिल्प। आपको यह चीज़ें साथ में याद करते हुए जाना है ताकि यह याद होती जाएंगी आपको, और आगे पाठ, पीछे से पाठ वाली स्थिति ना बनकर आपकी प्री की तैयारी इसी क्लास के दौरान हो जाएगी, अलग से आपको समय नहीं देना होगा, याद रखिएगा। तो पत्ता शिल्प, अगला शिल्प है हमारा कौन सा, पत्ता शिल्प। अब ये कहाँ, यह जनजातियों की पारंपरिक कला है। क्या है, जनजातियों की पारंपरिक कला। और जो जनजातीय कलाकार होते हैं वह क्या करते थे, वह खिलौने, चटाई, आसनी, दूल्हा दुल्हन के मुकुट, ये सभी पत्ते के माध्यम से बनाते थे। क्या भाई, खाने की जो पत्तल है वो भी बनाते थे पत्तों से, खिलौने बनाते थे, बैठने की चटाई भी बनाते थे, आसन भी बनाते थे, दूल्हा दुल्हन के मुखौटे जो लगाए जाते हैं परंपराओं में वह भी किससे, पत्तों के माध्यम से बनाया करते थे। तो वह क्या, यह सब पत्ता शिल्प के अंतर्गत आता था। और यह किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां यह अपनाती थीं। कौन, मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां यह अपनाया करती थी। और इसके जो कलाकार होते थे मुख्यतः कौन, झाड़ू बनाने वाले होते थे। जो कलाकार होते थे पत्ता शिल्प के वह कौन होते थे, मुख्यतः झाड़ू बनाने वाले, कि झाड़ू बनाएंगे और झाड़ू बनाने वाले पत्तों से झाड़ू बनाते थे, और इसके अलावा और सारी चीज़ें भी बनाना सीख लेते थे और वह कार्य करते थे, और अपने घर की ये आवश्यकताएं उन पत्तों से, जंगली वनोपजों से पूर्ण कर लेते थे, अपने मोहल्ले में और गांव में जाकर बेचते भी थे। तो ये क्या हुई, पत्ता शिल्प। फिर अगली शिल्प है हमारी कठपुतली शिल्प। कौन सी, कठपुतली कला। अब इसमें क्या, मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में प्रचलित है एक तो ये,
और कठपुतली कथा के लिए क्या इसमें क्या होता था? कठपुतली तो क्या बेसिकली आप जानते हैं, जो कठपुतली नचाने वाला आता है तो वो क्या होती हैं? गुड़िया होती है कठपुतली, जिसे उंगलियों के माध्यम से नचाया जाता है, जिसमें डोर बंधी होती है और वह नाचती हैं। तो इन कठपुतलियों में प्रमुख पात्र कौन होते थे? कौन कौन से? तो अनारकली, बीरबल, अकबर और कोई घुड़सवार पात्र भी होते थे। इतना ऐतिहासिक घटनाएं हैं या कोई लोक कथा है? क्या कोई ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक कहानी या लोक कथा, उसका मंचन करते थे। लोक कथा का कठपुतलियों के माध्यम से मंचन किया जाता है और यह पूरे मध्य प्रदेश में सभी जनजातियों में प्रचलित है, सभी अंचलों में, कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है। हालांकि इसका राजस्थान के सटे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि कठपुतली राजस्थान में प्रचलित ज़्यादा थी और वर्तमान में राजस्थान के सटे हुआ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ इसका ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन हम किसी एक क्षेत्र से इसको बांध नहीं सकते हैं, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं तो अगली जो हमारी कला है, कौन सा? बुधनी का खिलौना उद्योग। क्या आ जाएगा इसमें? बुधनी में खिलौने बनाए जाते हैं। कहाँ पर? बुधनी में। तो यह घरेलू सामान से, लकड़ी के क्या बनाते हैं? घरेलू सामान, लकड़ी के खिलौने, सजावटी सामान, ये सब बनाते हैं। और इसमें कौन सी? सागौन और साज। साज मतलब मैंने बताया था, साज वृक्ष कौन सा है? साल। इनका प्रयोग किया जाता था इसमें, साल वृक्ष का प्रयोग किया जाता, साल और सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या घर के घरेलू सामान ही बनाए जाते हैं लकड़ी से, सजावटी सामान भी और खिलौने भी। खिलौने कैसे? घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, या वो चलने वाली लकड़ी की गाड़ी बना दी। ये सभी चलते हैं किसमें? बुधनी के खिलौना उद्योग में, जो लकड़ी का काष्ठ उद्योग है। फिर एक और कला है, कौन सी? गुड़िया शिल्प कला। गुड़िया शिल्प कला, तो गुड़िया शिल्प आदिवासी महिलाओं द्वारा, झाबुआ के आदिवासी महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? झाबुआ क्षेत्र, यह क्या? झाबुआ के गुड़िया शिल्प की बात करें तो आदिवासी महिलाओं द्वारा चिंदियाँ, मतलब चिंदी क्या होती है? कपड़े के टुकड़े, पुराने कपड़े हैं या कोई सिलाई करता है दर्जी, तो अब बड़े कपड़े में से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं तो वह चिंदी कहलाती है। तो चिंदियों कागज का उपयोग करके गुड़िया बनाई जाती हैं। क्या? खेलने वाली गुड्डा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया हैं, तो उनसे संबंध है गुड़िया शिल्प का। यह दो प्रकार की है, भीली गुड़िया शिल्प, भीली गुड़िया शिल्प और ग्वालियर का गुड़िया शिल्प। भीली गुड़िया शिल्प यहाँ झाबुआ क्षेत्र का है और ग्वालियर गुड़िया शिल्प है। अब भीली गुड़िया शिल्प में दो नाम याद आ रहे होंगे आपको, कौन? रामेश्वर परमार और शांति परमार, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भीली गुड़िया शिल्प से संबंधित इनका रामेश्वर परमार और शांति परमार, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा शिल्प है रीवा का सुपारी शिल्प। रीवा का सुपारी शिल्प जो हमारा अगला शिल्प है, इसमें क्या? रीवा सुपारी पर कलाकारी की जाती है। इस पर कलाकारी करके मूर्तियां और छड़ियां बनाई जाती हैं। क्या? मूर्तियां और छड़ियां, मुख्यतः मूर्तियां बनाई जाती हैं सुपारी के माध्यम से, सुपारी की कला के माध्यम से। सुपारी शिल्प में कहाँ पर प्रचलित है सुपारी शिल्प? तो याद रखिएगा, रीवा में। यही पूछा जाएगा कि सुपारी शिल्प का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वह क्या? रीवा। इसमें सुपारी बनाने वाले क्या? विघ्न विनाशक भगवान गणेश की मूर्तियों का अंकन किया जाता है। मुख्यतः किसकी? भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं सुपारी के माध्यम से, और इनकी मांग पूरे भारत भर में है। और क्या? सुपारी और लकड़ी का प्रयोग करके सजावटी सामान व खिलौने भी बनाए जाते हैं। क्या? सजावटी सामान और खिलौने भी बनाए जाते हैं इनका प्रयोग करके, सुपारी का प्रयोग करके। सुपारी शिल्प कहाँ का प्रचलित है? रीवा का। किस भगवान की प्रतिमा इसमें प्रचलित है? तो गणेश जी की सर्वाधिक किसकी? गणेश जी की, याद रखिए। फिर अगला शिल्प है क्या? चर्म। चर्म मतलब चमड़ा, चर्म मतलब चमड़ा, चर्म शिल्प, लेदर। लेदर कॉम्प्लेक्स भी कहां पर है? लेदर कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो लेदर कॉम्प्लेक्स भी है देवास में। लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स कहां है? देवास।
यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। फिर जो मध्य प्रदेश में देवास चर्म शिल्प का प्रमुख केंद्र है, इसमें क्या चमड़े के सजावटी सामान और खिलौनों में हाथी, घोड़े, इनका निर्माण किया जाता है। फिर इसके साथ साथ घोड़ों पर जो पीठ पर कमान लगाई जाती है, घोड़ों में जो लगाम बांधी जाती है, वह भी कहीं कहीं चमड़े का प्रयोग किया जाता है, तो वह भी बनाई जाती है इससे। ठीक, तो रीवा का सुपारी शिल्प और चर्म शिल्प याद रखिए, इसमें गणेश जी की मूर्तियां प्रमुख हैं। अब हम बात करें उचेहरा का धातु शिल्प। उचेहरा का धातु शिल्प कहाँ का? उचेहरा का धातु शिल्प, तो यह कहाँ? कांस्य धातु से। कांस्य मतलब कांसा, कांसा। और उचेहरा कहाँ है? उचेहरा कहाँ है? उचेहरा है सतना जिले का एक स्थान है उचेहरा। कहाँ? सतना का। तो उचेहरा का धातु शिल्प किस जिले से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंधित। कहाँ? सतना। और किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांसे का। कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह जो शिल्पी है वह कांसा, फूल, पीतल और भरत नामक मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। किसका? कांसा, फूल, पत्ती और भरत नामक मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। और इसके अब बर्तन बनाए जाते हैं। इस पर, इन बर्तनों पर क्या नक्काशी और अलंकरण भी महत्वपूर्ण है। क्या नक्काशी और अलंकरण किए जाते हैं। फिर हम बात करें प्रस्तर शिल्प की। प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर मतलब पत्थर। तो पत्थर का शिल्प होगा तो पत्थर की क्या, पत्थर क्या बनाई जाएंगे? मूर्तियां बनाई जाएंगी पत्थर की। पत्थर की मूर्तियां, या मैं बोलूं पत्थर के बर्तन भी बनाए जाते हैं। भाई पत्थर के क्या बर्तन में क्या, आप याद रखो, दबात बनती है, अचार रखने वाली बर्तन बरनी बन सकती हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। सजावटी सामान आ जाएंगे। तो कौन सा? मध्य प्रदेशी गुर्जर, जाट और भीली जनजातियों के द्वारा। गुर्जर, जाट और भीली जनजातियां इसका प्रयोग करती हैं, बनाती हैं, और पत्थरों से मूर्तियां और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं। और क्या बनाते हैं भाई? रोटी बेलने का बेलन भी तो इससे बनता है। और क्या बनता है पत्थर से? तो ओखली भी बनती है पत्थर से। सिलबट्टा बनता है। क्या बनता है? सिलबट्टा। याद रखिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें इमेजिन हो जाएं कि प्रस्तर कला में, पत्थर कला में क्या क्या शामिल है। इसलिए मैं आपको यह उदाहरण बता रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाओ। यह इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उससे कनेक्ट हो पाओ, आपको रटना ना पड़े, आप समझ पाओ इस चीज़ को। तो यह कौन सी हुई? उचेहरा सतना की धातु शिल्प, जिसमें कांसे की धातु की मूर्तियां और बर्तन बनाए जाते हैं। प्रस्तर शिल्प मध्य प्रदेश सब जगह। यहाँ प्रस्तर में आपको याद रखना है संगमरमर। संगमरमर, जो संगमरमर शिल्प है, संगमरमर का शिल्प, इसकी मूर्तियां बनती हैं और अलग अलग कलाकृति सजावट का सामान बनता है। वह कहाँ? भेड़ाघाट। जो प्रस्तर शिल्प में संगमरमर का शिल्प है वह कहाँ? भेड़ाघाट का प्रसिद्ध है। यह स्थान को आपको याद रखना है, भेड़ाघाट महत्वपूर्ण है। अब हम अगली कला देखें तो अगली कला है कौन सी? लाख शिल्प। कौन सी? लाख शिल्प। लाख शिल्प कहाँ? इससे क्या? चूड़ियाँ और श्रृंगार की वस्तुएं, डिप्धियाँ, अलंकृत पशु पक्षी लखार जनजाति के द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? लखार जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? लखार जनजाति। बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन करता है ये कला? ये कला करते हैं लखार जनजाति के लोग। इसमें चूड़ियाँ, श्रृंगार की वस्तुएं, अलंकृत पशु पक्षी, यह सभी बनाई जाती हैं। मुख्यतः कहाँ पर प्रचलित है? मुख्यतः तो यह जो लाख से बनी वस्तुएं हैं, यह कहाँ पर? इस क्षेत्र में प्रचलित है। इस क्षेत्र में हमारा जो उमरिया, शहडोल, कटनी वाला क्षेत्र है, जबलपुर, नरसिंहपुर, इस क्षेत्र में लखार जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, महेश्वर, बड़वानी, इस क्षेत्र में भी जंगल जहाँ पर ज़्यादा है उस क्षेत्र में भी लाख से
और लाख कला की जाती है। फिर हम बात करें भीली शिल्प की। भीली शिल्प कहाँ पर प्रचलित है? तो यह धार और झाबुआ क्षेत्र में। कहाँ? धार और झाबुआ क्षेत्र में प्रचलित है कौन सी? भीली शिल्प। यहाँ पर क्या भीली महिलाएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सुंदर कोमल बटुए, मोती की मालाएं और थैलियां बनाती हैं। क्या बनाती है? मोती की मालाएं और थैलियां बनाती हैं। कौन? भीली शिल्प में, धार और झाबुआ क्षेत्र में। कहाँ पर? धार और झाबुआ क्षेत्र में। तो लाख शिल्प और भीली शिल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया होगा कवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीतल शिल्प। कौन सा शिल्प? पीतल शिल्प। पीतल शिल्प की हम बात करें तो यह मुख्यतः टीकमगढ़ और नरसिंहपुर जिले में प्रचलित है। कहाँ? टीकमगढ़ और नरसिंहपुर जिले में। यहाँ पर पीतल की मूर्तियां और बर्तन बनाए जाते हैं। पीतल तांबे की बनी मूर्तियां और बर्तन। बर्तन, पनात। पनात क्या होती है? जो याद कीजिए, पीतल का एक बड़ा कोपर होता है, बर्तन, जिसमें रोटी का आटा माड़ती है हमारी माएँ। रोटी का आटा माड़ती हैं, वह पनात होता है। तो यह बनाए जाते हैं। और इसे क्या? भारी बांस शिल्प, बैतूल के आदिवासी के द्वारा। भारी बांस शिल्प यह महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारी बांस शिल्प बैतूल के आदिवासी द्वारा धातु से यहाँ क्या दैनिक उपयोग की वस्तुएं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? किसमें? भारी बांस शिल्प। तो भारी बांस शिल्प का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध बैतूल जिले से है। भारी बांस शिल्प का बैतूल जिले से। और पीतल शिल्प टीकमगढ़ और नरसिंहपुर। टीकमगढ़ और नरसिंहपुर, याद रखिए। फिर हम आगे देखें, वैसे हमारी बस अंत ही चल रहा है। ये शिल्प है, शिल्प हमारा अंत चल रहा है। फिर एक बार 5 मिनट हम पूरा शिल्प क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, फिर आगे के टॉपिक देखेंगे। तो टेराकोटा शिल्प। अब अगला जो हमारा शिल्प है कौन सा? टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा शब्द मिलेगा आपको। तो यहाँ कहाँ? मंडला जिले में। कहाँ पर? मंडला जिले में। मंडला जिले में निवास करने वाली गौंड बैगा परधान। क्या है? परधान, बिंजवार और भारिया जनजाति, ये सभी क्या? टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। परंपरागत रूप से टेराकोटा शिल्प क्या है? करते आ रहे हैं। और इसमें क्या? परंपरागत मूर्तियों का निर्माण होता है। किसका? मूर्तियों का निर्माण होता है। इसके अलावा सजावटी सामान का भी निर्माण करते हैं। परंपरागत मूर्तियां और सजावटी सामान किसका? टेराकोटा शिल्प। कहाँ? मंडला जिले में जो जनजातियां हैं वह सभी करती हैं, याद रखिए। फिर अगला शिल्प है हमारा चंदेरी साड़ी। जी हाँ, वह भी शिल्प कला में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर चंदेरी क्या? रेशमी और सूती साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं चंदेरी की। चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? जीआई टैग। तो इसमें सूती और रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और साड़ी की विशेषता क्या है? यह हल्के और गहरे दोनों रंग में बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर चौड़ी एवं पतली दोनों प्रकार की होती है। और जरी के बेल बूटे बनाए जाते हैं। इसकी बॉर्डर पर क्या? बेल बूटे, पत्तियाँ और लताएं, इनकी कलाकृति रहती है इनकी बॉर्डर पर साड़ियों की। यह विशेषता है चंदेरी साड़ी की। जरी के बेल बूटे बनाए जाते हैं, हल्के गहरे दोनों रंग रहती हैं। और रेशमी और सूती दोनों प्रकार की साड़ियाँ प्रचलित है चंदेरी साड़ियों में। तो टेराकोटा शिल्प और चंदेरी शिल्प। फिर हम बात करें अगला, तो महेश्वर की साड़ियाँ। जैसे चंदेरी साड़ियों को जीआई टैग है, ऐसे ही महेश्वर साड़ियों को भी मध्य प्रदेश में जीआई टैग। महेश्वर में साड़ी उद्योग की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? यह श्रेय जाता है महारानी अहिल्याबाई होलकर को। किसको? अहिल्याबाई होलकर को। अब इसमें क्या? अपने जीवंत चटकीले रंग और धारीदार चेकनुमा बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या? जीवंत मतलब पेड़ पत्ती और पशु पक्षी का चित्रांकन किया जाता है। फिर चटकीले रंग और धारीदार और चेकनुमा बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है या बनाई जाती है इसमें। और इसमें महेश्वर साड़ी क्या? रेशमी और सूती दोनों प्रकार के बेस फैब्रिक पर यह उपलब्ध है। और इसकी क्या? बॉर्डर पर क्या? फूल, पत्ती, बूटी, सुंदर डिजाइन होती है। किस पर? महेश्वर साड़ियों पर। महेश्वर कहाँ पर है? महेश्वर है खंडवा जिले में। कहाँ? खंडवा जिले में। सॉरी, महेश्वर खरगोन जिले में। कहाँ? खरगोन। ओमकारेश्वर खंडवा, महेश्वर खरगोन। कहाँ पर? खरगोन जिले में। फिर बात आती है गुड़िया शिल्प। क्या? गुड़िया शिल्प। तो कहाँ?
ग्वालियर और झाबुआ की भिड़ी गुड़िया शिल्प प्रमुख केंद्र है। बत्तोबाई, बत्तोबाई, रामेश्वर परमार, शांति परमार, जिनकी मैं बात कर रहा था गुड़िया शिल्प में, भीली गुड़िया शिल्प, तो यह भी प्रचलित है, यह भी प्रमुख है। फिर अगला जो शिल्प है वह है नांदना प्रिंट। नांदना प्रिंट यह भी किसका, भीली शिल्प कला का एक प्रकार है। इसमें नांदना ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाती है। नांदना ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ों पर, कहाँ पर, कपड़ों पर की जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग ठप्पा के माध्यम से, याद रखिए, और कहाँ, कपड़ों पर मुद्रित किया जाता है। और पेपियार माची शिल्प का संबंध उज्जैन से। पेपियार माची शिल्प कहाँ पर प्रचलित है, तो उज्जैन में पेपियार माची शिल्प, पेपियार माची शिल्प कहाँ पर, उज्जैन में। यहाँ पर हमारी क्या जो शिल्प कला है वह समाप्त होती है। एक और बची है, कौन सी, जरी जरदोजी। एक और देख लीजिए, फिर हम रिवीजन करेंगे। जरी जरदोजी, क्या, जरी जरदोजी, तो इसका क्षेत्र कौन सा है, भोपाल। इसका क्षेत्र कौन सा है, भोपाल। जरी जरदोजी की कला कहाँ, भोपाल में। इसका श्रेय क्या, भोपाल की बेगमों ने इसको स्थापित किया था। इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो भोपाल की बेगमों को। और इसके क्या, बटुए, बैग, साड़ी, ये सब बनाए जाते हैं जरी जरदोजी के माध्यम से। कपड़े भी, बैग भी, बटुए भी। प्रमुख रूप से बटुए और बैग ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इसके। क्या, बटुए और बैग किसके, जरी जरदोजी के। कहाँ पर, भोपाल में। यहाँ पर क्या, हमारा जो शिल्प कला है, शिल्प कला है, लोक शिल्प कला, वह यहाँ पर समाप्त होती है, वह यहाँ पर समाप्त होती है। एक बार और हम क्या करेंगे, पहले इनको रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं 30 सेकंड का ब्रेक लेना चाहूँगा पानी पीने के लिए। हाँ, तो लौट आइए। शिल्प कला में हमने कौन कौन सा पढ़ा, मिट्टी शिल्प, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। प्रकाश शिल्प, जिसमें लकड़ी के पहिए, खिलौने और उपकरण, रोज की जरूरत के सामान, ये सब बना रहे थे। फिर खराद कला कहाँ पर हो रही थी, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र में हो रही थी। उसमें क्या, केवड़े के पत्तों के रंगों का प्रयोग कर रहे थे, सागौन, साल और खैर की लकड़ी पर। फिर कंगी शिल्प, तो बंजारा जनजाति के द्वारा अलग अलग प्रकार की कंगियां बनाई जाती हैं। वैसे तो सभी जनजातियों श्रेय, लेकिन बंजारा जनजाति प्रमुख है। फिर तीर धनुष की बात करें तो इसका संबंध भील जनजाति से है, जो मयूर पंख, लकड़ी, बांस, लोहे, रस्सी आदि से तीर कमान बना रहे थे। फिर बांस शिल्प, तो झाबुआ मंडला क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा बांस से अलग अलग उपकरण बनाए जाते हैं, घरेलू उपयोग का सामान बनाया जाता है। फिर इसके बाद छीपा शिल्प, छीपा शिल्प कहाँ, उज्जैन का प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा बाघ, कुक्षी, धार, ये सब भी, जैसे बाघ प्रिंट के नाम से ही बाघ क्षेत्र में जो होता है बाघ प्रिंट कहते हैं। यह कॉटन के सूट, साड़ियाँ और चादर, ये सभी प्रसिद्ध हैं। फिर पत्ता शिल्प, तो पत्तों के माध्यम से बर्तन, जैसे पत्तल, दोना, ये सब बनाकर। कठपुतली कला, तो इसमें कठपुतलियाँ नचाने के लिए कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोक कथा, लोक कहानी का इसमें मंचन किया जाता है। फिर बुधनी के खिलौना उद्योग की बात करें तो भोपाल के पास है बुधनी, जहाँ से कौन, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विधायक थे। फिर इससे क्या, सागौन और साज से लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं इसमें। और गुड़िया शिल्प, गुड़िया शिल्प की बात करें तो झाबुआ में क्या, महिलाएं चिंदी के माध्यम, कपड़ों से और कागज़ की लुगदी से क्या बनाती हैं, गुड़िया बनाती हैं, गुड्डे गुड़िया। फिर रीवा का सुपारी शिल्प, उसमें भगवान गणेश का अंकन ज़्यादा किया जाता है, हालांकि और भी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। भगवान गणेश प्रमुख है रीवा में। फिर चर्म शिल्प कहाँ, देवास में। चर्म शिल्प देवास में, इसमें चमड़े के खिलौने भी बनाए जाते हैं और अलग अलग सजावटी सामान भी। उचेहरा सतना, उचेहरा सतना में क्या, धातु शिल्प है, जहाँ किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वह धातु है कौन सी, कांसा, कांसा प्रमुख है। फिर इसमें अलग अलग तरह की नक्काशी अलंकरण होता है। फिर बात आती है प्रस्तर शिल्प की, किसकी, प्रस्तर शिल्प की हम बात करें तो पत्थर से अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर लाख उद्योग, तो लाख की चूड़ियां और अन्य आभूषण बनाए जाते हैं। कहाँ पर, लखार कहलाते हैं, लखार जनजाति के द्वारा। फिर भीली शिल्प, तो धार झाबुआ में यह प्रचलित है। किस, धार झाबुआ में ये मोती की माला, थैलियां बनाते हैं, कोमल बटुए बनाते हैं भीली महिलाएं। फिर पीतल शिल्प, तो टीकमगढ़ और नरसिंहपुर में, कहाँ पर, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर जिले में कलात्मक पीतल एवं तांबे की बनी मूर्तियां, बर्तन, ये सब हैं। और भारी बांस शिल्प, क्या, भारी बांस शिल्प का संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारी बांस शिल्प का बैतूल से है, यहाँ कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं पीतल से, दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी।
फिर कौन सा था, टेराकोटा शिल्प। टेराकोटा शिल्प, यहाँ मंडला जिले में जो अलग अलग जनजाति रहती है वह सभी टेराकोटा की अलग अलग चीज़ें, मूर्तियाँ और शिल्प कला करती हैं। फिर चंदेरी साड़ियाँ, तो यहाँ बेल बूटे का प्रयोग इसी किनारे पर किया जाता है। सूती और रेशम दोनों पर प्रयोग किया जाता है, पतली बॉर्डर के लिए जानी जाती हैं। फिर आती है महेश्वर साड़ियाँ, तो महेश्वर खरगोन में है, वहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। किसने इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर को। फिर गुड़िया शिल्प, क्या गुड़िया शिल्प, तो इसमें क्या, ग्वालियर, झाबुआ, भीली गुड़िया शिल्प का प्रमुख केंद्र बत्तोबाई, रामेश्वर परमार और शांति परमार प्रमुख कलाकार हैं इसके, किसके, गुड़िया शिल्प, भीली गुड़िया शिल्प के। फिर अगली थी कौन सी, नांदना प्रिंट, जो भीली क्षेत्र की क्या है, प्रिंट है, कपड़े में मुद्रित की जाती है। पेपियर माचे शिल्प का संबंध कहाँ से है, उज्जैन क्षेत्र से। फिर जरी जरदोजी, यहाँ कहाँ, भोपाल, जरी के बटुए बनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत किसने, भोपाल की बेगमों ने की थी। किसने की थी, भोपाल की बेगमों ने, इनको श्रेय जाता है। तो यहाँ पर हमारी शिल्प कला समाप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, लोकनाट्य। हमें एक ही वीडियो में ये सभी खत्म करना है। अगर आपको लग रहा है कि स्लो है 2x पर सुन लीजिए, लेकिन हमें अलग अलग वीडियो नहीं देखना है, एक ही वीडियो में हमें पूरा यह खत्म करना है, एक ही वीडियो में धुनना है पूरे चैप्टर को, याद रखिए। तो लोकनाट्य, तो ये क्या, सबसे पहले हम बात करें बुंदेली स्वांग की। किसकी, बुंदेली स्वांग की। तो यह कहाँ पर प्रचलित है, बुंदेलखंड में। बुंदेली स्वांग बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, बुंदेलखंड में। यह कब किया जाता है, तो जो राई लोकनाट्य है उसके विश्राम के क्षणों में। तो राई लोकनाट्य के विश्राम के क्षणों में यह किया जाता है। कौन सा, बुंदेली स्वांग। फिर आता है नौटंकी। नौटंकी मूलतः कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का लोकनाट्य है। क्या है, लोकनाट्य। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यह लोकनाट्य है या लोक नृत्य है या लोक गायन है। तो आपको याद रखना है यह क्या है, लोकनाट्य। क्या है, लोकनाट्य, महत्वपूर्ण। फिर मध्य, ये कहाँ पर, नौटंकी भी कहाँ, बुंदेलखंड में। क्यों, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वह कहाँ, उत्तर प्रदेश के समीप है। किसके समीप, उत्तर प्रदेश के समीप बुंदेलखंड क्षेत्र। इसलिए बुंदेलखंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यूपी के। तो कहाँ, बुंदेलखंड में। यह क्या है, गेय नाट्य। क्या है, गेय नाट्य, याद रखिएगा। नौटंकी एक गेय नाट्य है, गेय नाट्य, गाया जाता है, ये गा गा कर नौटंकी की जाती है। तो बुंदेली स्वांग और नौटंकी। फिर अगले लोकनाट्य की बात करें तो अगला है खम्ब स्वांग। एक हो गया बुंदेली स्वांग, अगला है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति में प्रचलित है। किसमें, कोरकू जनजाति। यह कब करते हैं, कुंवार माह। आप कुंवार कैसे, कुंवार कातक, तो कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, तो उस कार्तिक के पहले कुंवार आता है। सावन और कार्तिक के बीच में कुंवार, याद रखिए। तो कुमार माह की नवरात्रि से, कुमार माह की नवरात्रि से देव उठनी 11 तक। देव उठनी 11 तो दीपावली के बाद 11 आती है, वह देव उठनी 11 कहलाती है। तो उसमें क्या, खम्ब स्वांग किया जाता है। यहाँ पर मेघनाथ की पूजा की जाती है। किसकी, मेघनाथ की पूजा की जाती है। कोरकू जनजाति खम्ब गाड़कर, याद रखिए, हमने जब कोरकू जनजाति पढ़ी थी तब यह भी पढ़ा था कि यह एक स्तंभ गाड़ते हैं, मृतक स्तंभ, और उसके चारों ओर एक स्वांग करते हैं, खम्ब स्वांग, और क्या, मेघनाथ की पूजा। फिर अगला है गम्मत। गम्मत कहाँ का, निमाड़ का। निमाड़ मतलब खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। निमाड़ की हम बात कर रहे हैं, मतलब यह बात होगी आपकी खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर की, इस क्षेत्र की। यह क्षेत्र निमाड़ है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, यह क्षेत्र आपका निमाड़ है, याद रखिए। तो इसमें क्या, व्यंग का जीवंत रूप है। यह व्यंग है, एक प्रकार का गम्मत व्यंग है। यह गलत भी लिखा हुआ है, पूरा में आएगा गम्मत। और इनमें क्या, एक मनोरंजन करने वाला पात्र होता है जिसे विदूषक कहते हैं। एक व्यक्ति जो मस्करा या मनोरंजन करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विदूषक कहा जाता है।
फिर इसके बाद वाद्य यंत्र में क्या, मृदंग और झांझ, बहुत महत्वपूर्ण है गम्मत, याद रखिएगा बहुत व्यवस्थित तरीके से। यह क्या है, निमाड़ी लोक नाट्य है, व्यंग का जीवंत रूप है, इसमें जो मनोरंजन करने वाला होता है विदूषक कहलाता है। इसमें वाद्य यंत्र मृदंग और झांझ का प्रयोग किया जाता है। तो खम्ब स्वांग और गम्मत यह हमारे कवर हुए। अगले जो लोक नाट्य हैं वह हैं कौन से, अगला है छाहोर। अगला लोक नाट्य है हमारा छाहोर। छाहोर कहाँ का, छाहोर मुख्यतः बघेल खंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, बघेल खंड में। इसमें मुख्यतः किसके द्वारा, कृषक जातियों के द्वारा किया जाता है, कृषक जातियों के द्वारा। देखो जो लोक नाट्य है, लोक नाट्य जरूरी नहीं है किसी आदिवासी या जनजातीय समुदाय का हो, यह है किसी क्षेत्र में प्रचलित, किसी अंचल में प्रचलित नाट्य भी हो सकता है। जो लोक में प्रचलित, सभी जनता में प्रचलित है, वह लोक नाट्य कहलाता है। तो यह क्या, कृषक जातियों द्वारा किया जाता है। और दीपावली से कब, गोप अष्टमी तक, दीपावली से गोप अष्टमी तक अहीर तेली कुम्हार जाति के लोग भी करते हैं। और इसके लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए मंच नहीं, बिना मंच के यह किया जाता है, मंच नहीं। यह कहाँ, गांव के चौपालों चौराहों या घर के आंगन में किया जाता है। गांव के चौपालों चौराहों या घर के आंगन में किया जाता है। कौन सा, छाहोर। छाहोर कहाँ का है, मुख्यतः बघेलखंड का। कहाँ का, बघेलखंड का। फिर अगले लोकनाट्य की बात करें, माच। माच क्या, मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है। और यह क्षेत्र कौन सा है इसका, तो मालवा। इसे मध्य प्रदेश के राजकीय लोकनाट्य का दर्जा प्रदान किया गया है। किसे, छाहोर को। इसका प्रारंभ उज्जैन में 19वीं सदी में माना गया है। 19वीं सदी मतलब 1800 से 1899 के बीच में इसका प्रारंभ या उद्भव माना गया है। कहाँ से, उज्जैन में। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र वह क्या है, ढोलक। ढोलक इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसमें, माच में। ढोलक वाला व्यक्ति या तो बीच में या झुंड के एक तरफ खड़ा रहता है और पूरा उसके थाप पर पूरा नौटंकी या जो अभिनय है वो होता है। इसमें क्या, स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा ही स्त्री पात्रों का अभिनय किया जाता है। और इसमें क्या प्रमुख कलाकार कौन हैं, सिद्धेश्वर सेन। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो यह कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन। सिद्धेश्वर सेन याद रखिए। तो माच मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य, उज्जैन ढोलक और स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुषों के द्वारा, और प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन हैं। अगला लोक नाट्य की बात करें तो अगला लोक नाट्य कौन सा, भवाई। कौन सा, भवाई। तो भवाई क्या है, यह मूलतः गुजरात का है, मूलतः गुजरात का है। अब मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश में कहाँ आएगा, गुजरात के आसपास वाले क्षेत्र में, गुजरात बॉर्डर वाले क्षेत्र में। तो कहाँ, झाबुआ के आसपास। कहाँ पर, झाबुआ के आसपास, जो क्या है गुजरात बॉर्डर से लगा हुआ जिला है हमारा। मध्य प्रदेश के दो ही ज़िले हैं जो गुजरात की सीमा को छूते हैं, झाबुआ अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर यह दो ज़िले हैं जो गुजरात की सीमा को छूते हैं। तो कहाँ, झाबुआ के आसपास क्षेत्र में, झाबुआ अलीराजपुर में। और ये कहा हास्यास्पद कथा प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या, हास्यास्पद कथा प्रस्तुत की जाती है। फिर हम बात करें मनसुखा। क्या, मनसुखा। तो यह कहाँ, यह भी बघेलखंड में प्रचलित है। मनसुखा कहाँ प्रचलित है, बघेलखंड में। और यह भी क्या, लोक प्रहसन। प्रहसन मतलब पहेली, जो रास पर का बघेली रूपांतरण है, जो रासलीला है उसका बघेली रूपांतरण है। तो ये लोक प्रहसन का स्वरूप है या उसका रूपांतरण है। किसका, लोक प्रहसन है, जो रास का बघेली रूपांतर है। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा सकता है कि रास का बघेली रूपांतर कौन सा लोक नाट्य है, छाहोर, मनसुखा, भवाई या खम्ब स्वांग। छाहोर, मनसुखा, भवाई या खम्ब स्वांग। तो आपका आंसर क्या होगा, मनसुखा। मनसुखा, रास का बघेली रूपांतर क्या है, मनसुखा, याद रखिए। अगले लोकनाट्य की बात करें तो अगला लोकनाट्य हमारा हिंगोला।
हिंगोला, ये कहाँ, बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, बघेलखंड क्षेत्र में। इसमें दो दलों में गीतों की झार नोकझोंक चलती है, लगातार गीतों के माध्यम से नाटक किया जाता है और उसकी लगातार नोकझोंक चलती है। जैसे आप कव्वाली होगा, दो पक्षों की कव्वाली चलती है, इस पक्ष की उस पक्ष की गानों का जो क्या होता है, प्रतियोगिता होती है। इसी तरीके से इसमें भी, हिंगोला में भी ऐसे ही किया जाता है, दो पक्षों के मध्य गे नौटंकी की जाती है। फिर लकड़बग्गा, तो लकड़बग्गा भी कहाँ पर है, बघेलखंड क्षेत्र में। जो हिंगोला है वह बघेलखंड क्षेत्र, और लकड़बग्गा है तो वह भी कहाँ पर है, बघेलखंड क्षेत्र। मनसुखा भी बघेलखंड क्षेत्र और खम्ब स्वांग भी बघेलखंड क्षेत्र। फिर इसमें क्या, युवक युवतियों का लोकनाट्य है। इसमें कौन करता है लोकनाट्य, तो युवक युवती। आपको प्रौढ़ लोग करेंगे, 35 वर्ष से ऊपर, 40 वर्ष से ऊपर के तो नहीं, 40 से 60 के नहीं होंगे, 60 से ऊपर के भी नहीं होंगे। युवक युवती मतलब 15 साल से और 35 साल के बीच के लोग करते हैं ये। और इसमें प्रायः कब, विवाह के बाद खेला जाता है। कब, विवाह के बाद, विवाह के तुरंत बाद खेला जाता है। कौन सा, लकड़बग्घा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोनों। अब अगले लोकनाट्य की बात करें तो अगला है हमारा जिंदवा। महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला पॉइंट है यह है, जिंदवा क्या है, महिला नाट्य है। क्या है, महिला नाट्य है। और इसमें क्या, इसका अनुष्ठान, इसके अनुष्ठान के दिन क्या, विवाह के अवसर पर होते हैं। इसके अनुष्ठान बलि के दिन, विवाह के अवसर पर, बलि के दिन और विवाह के अवसर पर 2 बार होता है इसका अनुष्ठान। और पुरुष इस वर्जित नाट्य को देखने के लिए क्या, अनुमति नहीं है। पुरुषों को यह देखने के लिए अनुमति नहीं है, पुरुष इस जिंदवा को नहीं दे सकते। तो पुरुष क्या करते हैं, चोरी छुपे इस नाट्य को देखने का प्रयास करते हैं। अब चोरी छुपे वह देखने का प्रयास करेंगे तो महिलाएं कहेंगी तुम्हें सजा मिलेगी, वह उसको उनको सजा भी देती हैं, पकड़ पकड़ कर अच्छा धोती हैं, पिटाई करती हैं उनकी। जिंदवा अगर पुरुष देखने की कोशिश करते हैं तो पकड़ पकड़ कर इनकी पिटाई करते हैं। इसे क्या, बहलोल भी कहा जाता है। और कुछ अश्लील चित्रण भी इसमें किया जाता है। अश्लीलता भाई महिलाओं का विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। तो महिलाओं का आपस में क्या बोलते हैं कि नाट्य वो करती हैं, नाटक और नृत्य दोनों चीज़ें करती हैं। तो जो अवसर पर अश्लीलता का भी चित्रांकन किया जाता है, अश्लील शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं इसमें, याद रखिए। तो महिला नाट्य है, बलि के दिन या विवाह के अवसर पर पुरुष इसको देख नहीं सकते, पुरुष चोरी छुपे देखते हैं तो उनकी पिटाई होती है। बहलोल भी कहते हैं, अश्लीलता इसमें शामिल होती है। फिर हम बात करें काठी। काठी, तो काठी भी कहाँ पर है, देखो, गम्मत निमाण और काठी भी निमाण। गम्मत निमाण और काठी भी निमाण, याद रखिए। गम्मत और काठी निमाण ये कब, देव उठनी 11 से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक किया जाता है। देव उठनी 11 से महाशिवरात्रि तक कहाँ पर किया जाता है, तो निमाण में किया जाता है। देव उठनी 11 कब आती है, दिवाली के 11वें दिन, दिवाली के 11वें दिन। फिर कर्मा मुख्यतः किसका, बैगा जनजाति का है। मुख्यतः बैगा जनजाति, और भी बहुत सारी जनजातियां करती हैं, केवल बैगा भी नहीं है। तो कर्मा बैगा जनजाति का लोकनाट्य है जो दशहरे से प्रारंभ होता है। कब, दशहरे से। और यह है नृत्य एवं गायन दोनों होता है इसमें, नृत्य एवं गायन दोनों होता है कर्मा में, याद रखिए। मुख्यतः यह लोक नृत्य है, कर्मा क्या, लोक नृत्य है मुख्य रूप से। हालांकि इसमें गायन भी होता है और कुछ नाट्य के क्षण भी होते हैं, नाटिका के भी क्षण इसमें होते हैं। फिर अगला जो हमारा नाट्य है वह कौन सा है, राई स्वांग। क्या, राई स्वांग। यह कहाँ पर, बुंदेलखंड। राई कहाँ की प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड। आपसे पूछा जा सकता है करीला की राई, करीला राई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है अशोकनगर। बुंदेलखंड क्षेत्र, क्षेत्र बुंदेलखंड है, लेकिन मुख्यतः कहाँ, अशोकनगर। महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अशोकनगर, करीला राई अशोकनगर की होती है। वहाँ करीला माता का मंदिर है, वहाँ राई गाई जाती है। करीला माता का मंदिर में राई गाई जाती है। इसमें अभिनय और नृत्य के साथ साथ गायन, तो अभिनय भी किया जाता है, नृत्य भी और गायन भी। राई गाई भी जाती है, नाची भी जाती है, और राई स्वांग में अभिनय भी किया जाता है। फिर अगला है
पंडवानी गायन या पंडवानी नाट्य, दोनों चीज़ें हैं इसमें। नृत्य भी होता है और नाट्य भी इसमें शामिल है। अब इसमें क्या पांडवों की कहानी से संबंधित महाभारत की कहानी या पांडवों की कहानी इसमें सुनाई जाती है। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह बघेलखंड और छत्तीसगढ़। बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ? बघेलखंड कहाँ? देखो, हर चीज़ के लिए आप अगर एमपी के मैप को इमेजिन कर लेंगे तो आपको यह चीज़ें क्या हो जाएंगी? ईजी हो जाएंगी याद करना। यह चीज़ें आपको याद करना ईजी हो जाएंगी। तो बघेलखंड क्षेत्र कौन सा कहलाता है? यह क्षेत्र बघेलखंड है मध्य प्रदेश में, जो हमारा शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये क्षेत्र है। और इसके बाद क्या? छत्तीसगढ़ भी है। क्या है? छत्तीसगढ़, याद रखिए। तो यह क्षेत्र क्या है? बघेलखंड। यहाँ पर किया जाता है पंडवानी गायन। जो पंडवानी गायन है, ऐसी लकड़ी हाथ में लहराती है, एक गायिका वह ऐसी लकड़ी की छाप के साथ क्या गायन गाती रहती है और 2-3 कलाकार हैं वह मंच पर इसको प्रस्तुत करते रहते हैं, नृत्य भी करते हैं, महाभारत के पात्रों का अभिनय भी करते हैं इसमें। ये कहाँ पर? बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। इसमें कथा, संगीत, अभिनय सभी प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख कलाकार तीजन बाई, ऋतु वर्मा और झाड़ू देवागन, 3 प्रमुख हैं। कौन कौन? तीजन बाई, ऋतु वर्मा और झाड़ू देवागन, 3 लोग प्रमुख हैं इसमें। राई स्वांग और फिर हो गया पंडवानी स्वांग या पंडवानी गायन। हम इसकी बात करें, चलिए, यहाँ क्या हमारे लोक नाट्य समाप्त होते हैं। क्या समाप्त होते हैं? लोक नाट्य। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यह लोक नाट्य रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है लोकनाट्य। फिर हम पढ़ेंगे लोक नृत्य। क्या पढ़ेंगे हम? लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो एक बार 5 मिनट में ये सारे लोक नाट्य हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बुंदेली स्वांग कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड में प्रचलित है। इसमें क्या? विश्राम, राई के विश्राम के क्षणों में किया जाता है। कौन? बुंदेली स्वांग। फिर नौटंकी मूलतः उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित है। और यह क्या? यह गे नाट्य है। कौन सा नाट्य? गे नाट्य है। तो वह नौटंकी कहाँ का है? मूलतः उत्तर प्रदेश का है और बुंदेलखंड में प्रचलित है। बुंदेली स्वांग बुंदेलखंड में प्रचलित है। राई लोक नृत्य के विश्राम के क्षणों। फिर हम बात करें खम्ब स्वांग की। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो कंवार माई की नवरात्रि से देवउठनी 11 तक किया जाता है। इसमें क्या? मेघनाथ की पूजा भी की जाती है। फिर गम्मत कहाँ का है? निमाड़ का है। कहाँ का? निमाड़ का। इसमें क्या? जो मनोरंजन करने वाला एक पात्र होता है उसे विदूषक कहते हैं। और इसमें क्या? मृदंग और झांझ 2 वाद्ययंत्र, मृदंग और झांझ 2 वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है छाहोर की। किसकी? छाहोर। तो ये क्या? बघेलखंड में प्रचलित है। मूलतः कृषक जातियों के द्वारा किया जाता है। और किस किस के द्वारा? अहीर, तेली, कुम्हार के द्वारा दिवाली से गोपाष्टमी तक भी किया जाता है। और इस यहाँ कहाँ मंच की आवश्यकता नहीं होती है इसमें क्या? गांव के चौपाल, चौराहे या घर के आंगन में भी ये कर लेते हैं। फिर आता है माच। तो ये मालवा का लोक नाट्य है। इसका उद्भव कहाँ से? उज्जैन से माना जाता है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य घोषित किया जा चुका है। प्रमुख इसके जो कलाकार हैं वो कौन है? सिद्धेश्वर सेन। और इसमें जो पुरुष है वही स्त्रियों का क्या करता है? अभिनय करता है। पुरुष स्त्रियों का अभिनय करता है। प्रमुख वाद्ययंत्र क्या है? ढोलक। प्रमुख वाद्ययंत्र क्या है? ढोलक। फिर हम बात करें भवाई की। भवाई मूलतः कहाँ का है? गुजरात का। और मध्य प्रदेश में झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र आएगा इसका। कहाँ? झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में हास्यास्पद कथा प्रस्तुत की जाती है। निम्न में से किस लोक नाट्य में हास्यास्पद कथा प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन आएगा भवाई, मनसुखा, खम्ब स्वांग या बुंदेली स्वांग। आपका उत्तर होगा भवाई। फिर मनसुखा बघेलखंड का है और यह क्या है? यह है रास का बघेली रूपांतर है। किसका? रास का, रासलीला का। फिर आएगा अगला हिंगोला। हिंगोला भी बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है और यह 2 दलों में गीतों के माध्यम से नोक झोंक होती है। फिर लकड़बग्गा। लकड़बग्गा भी कहाँ का है? यह भी बघेलखंड का है। कहाँ का? बघेलखंड का। और इसमें युवक युवतियों का लोकनाट्य है जिसमें वही विवाह के अवसर पर यह खेलते हैं। फिर अगला है जिंदबा। कौन सा? जिंदबा। तो इसमें क्या? मूलतः महिला नाट्य है। मूलतः महिलाएं हैं। महिलाएं विवाह के अवसर पर या बलि के अवसर पर करती हैं। पुरुषों को यह देखना वर्जित है। यदि पुरुष चोरी छुपे यह देखने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है भाई? उनकी महिलाओं द्वारा पिटाई की जाती है। इसमें अश्लीलता की कोई सीमा
नहीं रहती है। और इसे क्या अन्य नाम क्या है इसका? बहलोल, बहलोल इसका अन्य नाम है। फिर हम बात करें अगले लोक नृत्य की, लोक नाट्य की क्या था? काठी। काठी कहाँ? निमाड़ में प्रचलित है। देव उठनी 11 से कब तक प्रारंभ होता है? महाशिवरात्रि तक चलता है। फिर अगला था कर्मा। कर्मा बैगा जनजाति का है मुख्यतः, और दशहरा से प्रारंभ किया जाता है। इसमें नाच और गाना, नृत्य गायन दोनों शामिल होते हैं। फिर अगला था हमारा राई स्वांग। राई स्वांग कहाँ? बुंदेलखंड में प्रचलित है। अभिनय गायन दोनों, यहाँ करीला की राई आपको याद रखनी है जो गाई जाती है। फिर पंडवानी, क्या? पंडवानी लोक गायन। पंडवानी लोक गायन कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और बघेलखंड में। कौन? तीजनबाई, धृति वर्मा, झाड़ू देवागन प्रमुख है, और महाभारती कथा पांडवों की कहानी से इसका संबंध है, पंडवानी पांडवों की कथा से। फिर अब प्रारंभ होते हैं हमारे क्या? मध्य प्रदेश में लोक नृत्य। क्या? लोक नृत्य। चलिए लोक नृत्य देखते हैं। तो गम्मत कहाँ का था? निमाड़ का लोक नाट्य था। गम्मत ऐसे ही एक है गणगौर, गा से गम्मत, गा से गणगौर। गरबा गरबी गबलन, गरबा गरबी गबलन, यह भी किससे संबंधित है? यह भी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। तो गा से गम्मत, गा से गणगौर, गा से गरबा गरबी गबलन कहाँ से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से। तो अब ये गणगौर है, गणगौर यह कहाँ? निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और मुख्यतः कब? गणगौर त्योहार आता है। क्या आता है? गणगौर त्योहार है जो 9 दिनों तक चलता है, उसके दौरान किया जाता है। तो इस अवसर पर क्या किया जाता है? इस अवसर की मान्यता ये है कि जो देवता राड़ूबाई और धनियार, इनका आवाहन किया जाता है और माँ पार्वती को समर्पित है। यह गणगौर किसको? माँ पार्वती को समर्पित है। इसके अलावा राड़ूबाई और धनियार सूर्यदेव की भक्ति की जाती है। किसकी भक्ति की जाती है? राड़ूबाई और धनियार सूर्यदेव। धनियार किसको? सूर्यदेव को कहते हैं। इनकी भक्ति की जाती है और माँ पार्वती को यह समर्पित है। फिर अगला नृत्य हमारा बधाई नृत्य। बधाई नृत्य कहाँ पर? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोग कोई भी अवसर हो बधाई नच लेते हैं। क्या? बधाई नच लेते हैं। और इसमें यह कब? जन्म, विवाह और अन्य खुशी के अवसर पर बधाई करते हैं। फिर आता है बरेदी। कौन सा लोक नृत्य? हमारा अगला लोक नृत्य है कौन सा? बरेदी। तो जो बरेदी है वह भी बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में। और अहीर जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? अहीर जाति के द्वारा। और दिवाली के त्यौहार से पूर्णिमा के दिन तक किया जाता है। कब? दिवाली के त्यौहार से पूर्णिमा तक। क्यों? दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली मनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को। अमावस्या को, तो उस अमावस्या से अगली पूर्णिमा तक यह मनाया जाता है। और यह क्या है? बरेदी एक समूह नृत्य है। कब? समूह नृत्य। तो आपको क्या याद रखना है? बुंदेलखंड में अहीर जाति के द्वारा दिवाली के अवसर पर और समूह नृत्य। 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। बधाई और बरेदी। क्या? बधाई और बरेदी। फिर अगला लोक नृत्य हमारा नौरथा। क्या है? नौरथा। तो ये कब? ये भी कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में नौरथा प्रचलित है। इसमें क्या? अविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अविवाहित कन्याओं के द्वारा। कब? नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के दौरान ये महिलाएं नाचती हैं। इसे क्या? झीला कहते हैं। प्रारंभ में केवल एक महिला है जो नाचती है इसमें। किसमें? नौरथा में केवल एक ही महिला नाचती है, जिसे क्या? झीला कहती हैं। और जो कुमारी लड़कियां क्यों करती हैं ये? अच्छे पति की कामना के लिए, एक अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए नौरथा नृत्य किया जाता है। अगला है गरबा। गरबा। गरबा कहाँ? यह मालवा में भी प्रचलित है। मालवा में यह क्या? स्त्री परक नृत्य है। स्त्री परक। इसमें नृत्य की संरचनाएं रास से प्रभावित है। रास लीला, रास कृष्ण से संबंधित जो लीला है वह रास लीला है, और भगवान राम से संबंधित जो लीला है वह राम लीला है। तो रास से संबंधित इसकी क्या है? नृत्य की संरचनाएं हैं। और यह कहाँ? मालवा में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? मालवा में। यह क्या है? स्त्री परक लोक नृत्य है गरबा। तो नौरथा और गरबा। फिर अगला है हमारा भड़म।
भड़म, भड़म भारिया जनजाति के द्वारा है। ऐसे ही आपको याद होगा भरम के साथ एकता क्या, सैतम, क्या सैतम, भड़म जैसा ही था सैतम, यह भी भारिया जनजाति का है, लोक नृत्य है। इसे क्या गुन्नू शाही, भड़नी, भड़नाई, भरनौट, भंगम नृत्य भी कहा जाता है। भरनौट से याद कीजिए जो भारिया की भाषा, भारिया की भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी क्या, भाषा थी भरनौटी, भरनौटी इनकी भाषा थी। तो उसी भरनौटी से बना है क्या, भरनौट, भरनौट, भड़म, याद रखिएगा भरनौटी किसकी भाषा है, भारिया की भाषा है भरनौटी। फिर आता है दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी कहाँ, मूलतः राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का, राजस्थान का। और यह मुख्यतः भारत में मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है, तो यह मध्य भारत पठार क्षेत्र में। अब मैं मध्य भारत पठार क्षेत्र की बात करूं तो मध्य भारत पठार क्षेत्र कौन सा है, मध्य भारत पठार क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह जो क्षेत्र है यह मध्य भारत पठार कहलाता है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में मुख्यतः किसके द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। इस नृत्य में क्या, बांस, लकड़ी, रंग बिरंगे कागज, पन्नी कपड़े से एक पन्नी नहीं पतले कपड़े से, पतले कपड़े से क्या घोड़ी तैयार की जाती है। कपड़ों से, बांस से, लकड़ी से, इनसे क्या घोड़ी तैयार की जाती है और उसका प्रयोग नृत्य में किया जाता है। दुलदुल घोड़ी। चलिए अब जो अगला हमारा लोक नृत्य है वह है दादर नृत्य। कौन सा, दादर नृत्य। यह कहाँ, बघेलखंड में प्रचलित है, बघेलखंड में, और पुरुषों के द्वारा, अधिकांशतः पुरुषों के द्वारा। कब, खुशी के अवसर पर। दादरे गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, दादरे गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, लेकिन एक दादर नृत्य है। क्या है, नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो बघेलखंड में प्रचलित है। फिर मैं बात करूं कलसा नृत्य की, किसकी, कलसा नृत्य की, तो यह कहाँ, बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, बुंदेलखंड में। और ये कहाँ, गुजरात के भवाई नृत्य की तरह ही है। क्या, गुजरात के भवाई नृत्य की तरह। भवाई मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, भवाई होता है झाबुआ अलीराजपुर। जो भवाई है वो होता है झाबुआ अलीराजपुर, और जो कलसा है भवाई के समान है और बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ, बुंदेलखंड में। और इसमें क्या, कलसा रखती हैं महिलाएं सिर पर। कलसा नृत्य में सिर पर 7 घड़े रखकर, सिर पर 7 घड़े रखकर नृत्य करती हैं। यह महत्वपूर्ण है, कलसा नृत्य में सिर पर कलसा रखकर। तो दादर नृत्य और कलसा नृत्य। अब हम अगले नृत्य की बात करें तो अगला नृत्य है हमारा केमाली नृत्य। कौन सा, केमाली नृत्य। तो यह कहाँ, बुंदेलखंड अंचल में प्रचलित है। और इसमें साज सजनी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको साज सजनी नृत्य भी कहा जाता है। यह कब, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसमें सवाल जवाब शैली, निम्नलिखित में किस नृत्य में सवाल जवाब शैली के गीत गाए जाते हैं। यह प्रश्न आप नोट करते जाइए, यह प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा, केमाली नृत्य। फिर अगला है फेफारिया नृत्य। कौन सा, फेफारिया नृत्य। तो ये कहाँ पर, निमाड़ अंचल में प्रचलित है। कहाँ, फेफारिया निमाड़, केमाली बुंदेलखंड, भवाई झाबुआ। भवाई जैसा है क्या, कलसा, कलसा कहाँ पर है, बुंदेलखंड में। तो यह कब, फेफारिया भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब, विवाह के अवसर पर। और इसमें स्त्री पुरुष साथ करते हैं, मतलब यह क्या, एक समूह नृत्य हुआ। क्या हुआ, समूह नृत्य। फेफारिया कैसा है, एक समूह नृत्य है। तो केमाली नृत्य और फेफारिया नृत्य याद रखिए। फिर मैं बात करूं मांडलिया नृत्य। क्या, मांडलिया नृत्य। तो यह कहाँ, निमाड़ अंचल में प्रचलित है, निमाड़ अंचल में। और यह विवाह एवं पर्व त्योहार पर किया जाता है। कब, विवाह के अवसर पर, अन्य त्योहारों के अवसर पर किया जाता है मांडलिया। और इसमें यह क्या है, महिला परक। क्या है, महिला परक नृत्य है। क्या है,
महिला परक नृत्य। जो दादर है, दादर क्या है, पुरुष परक है। जो हमने जिंदवा पढ़ा था, क्या जिंदवा लोकनाट्य, वो किसका, महिला परक है। ऐसे ही मांडलिया भी क्या है, महिला परक है। जो गरबा है, गरबा भी क्या है, महिला परक है, मालवा का गरबा। तो इनकी लिस्ट आप अलग बना लीजिएगा, कौन से महिला पुरुष परक हैं, कौन से पुरुष परक हैं, कौन से समूह मतलब महिला पुरुष द्वारा साथ में किए जा सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा तो यह भी कहाँ, निमाड़ में प्रचलित है। कहाँ, निमाड़ में। इसमें ढोल और थाली यंत्र की थाप पर, ढोल और थाली की थाप पर नृत्य किया जाता है। किसमें, आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा कहाँ का, निमाड़। और मालवा में भी यह कुछ हद तक प्रचलित है। कौन सा, आड़ा खड़ा। फिर हम अगले नृत्य की बात करें तो अगला नृत्य है हमारा डंडा नृत्य। डंडा नृत्य कहाँ, निमाड़ में किसानों द्वारा किया जाता है, गणगौर पर्व पर। गणगौर पर्व पर, गणगौर पर्व कहाँ मनाया जाता है, निमाड़ में, 9 दिन नवरात्र के। फिर इसमें क्या, किसानों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह डंडा नृत्य है। फिर आड़ा खड़ा रजवाड़ी, यह अलग है। आड़ा खड़ा अलग है और आड़ा खड़ा रजवाड़ी एक अलग है। यह कहाँ, मालवा में प्रचलित है, यह महिला परक है। आड़ा खड़ा रजवाड़ी महिला परक है। देख लीजिए, जो आड़ा खड़ा है यह निमाड़ में और आड़ा खड़ा रजवाड़ी मालवा में। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फिर अगला नृत्य ढिमराई। ढिमराई, ढिमराई किसके द्वारा, ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ढीमर जाति के द्वारा। कहाँ पर, बुंदेलखंड के गाँव में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, यह है बुंदेलखंड के गाँव में प्रचलित लोक नृत्य है। और ये कब, शादी ब्याह के अवसर पर और नवदुर्गा, जो नवरात्रि आती है बुंदेलखंड में, नवरात्रि नव दुर्गा के नाम से जानी जाती है, तो उस अवसर पर यह किया जाता है। कौन सा, ढिमराई लोक नृत्य। फिर मैं बात करूं कानड़ा नृत्य की। किसकी, कानड़ा नृत्य की। तो ये कहाँ, बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ, बुंदेलखंड में। मूल रूप से कौन, धोबी समाज द्वारा किया जाता है। जो धोबी जाति है वह कानड़ा नृत्य करती है। तो कौन सा हुआ, ढिमराई और कानड़ा। ढिमराई ढीमर जाति द्वारा, कानड़ा धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। और दोनों कहाँ पर किए जाते हैं, दोनों बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाते हैं। फिर अगला नृत्य है मांदरी। मांदरी घोटुल का एक नियमित नृत्य है। किसका, घोटुल का। घोटुल माड़िया जनजाति का है, ऐसे ही गोंडों में भी चलता है। घोटुल, घोटुल क्या है, एक युवा गृह है जहाँ युवक युवतियाँ यौन शिक्षा और सामाजिक आचार विचार सीखने का प्रयत्न करते हैं, सिखाए जाते हैं। यहाँ पर किसी बुजुर्ग का विवाहित पुरुष या स्त्री का प्रवेश निषेध होता है। कहाँ पर, घोटुल में। घोटुल में विवाहित पुरुष एवं स्त्री का प्रवेश निषेध होता है, याद रखिएगा। अब जो मटकी नृत्य है यह क्या, मालवा में विभिन्न स्तरों में। मटकी मालवा, मटकी मालवा जिसमें खुशी के अवसर पर यह किया जाता है। कौन सा, मटकी मालवा में। मांदी घोटुल का नृत्य है। कहाँ, घोटुल में किया जाने वाला। फिर अगला नृत्य है कौन सा, जवारा। अगला नृत्य कौन सा है, जवारा नृत्य। यह कहाँ पर यह है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। यह किसमें, क्या, पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ करते हैं। रंगीन वेशभूषा, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कलरफुल, तभी तो अच्छा लगेगा, तब तो नृत्य करने में आनंद आएगा। तो जवारा कहाँ पर, बुंदेलखंड में। फिर लहंगी, लहंगी जनजातीय लोक नृत्य है। ये कौन कौन सा, सहरिया, बंजारा, कंजर। सहरिया, बंजारा और कंजर जनजाति करती है। कंजर कहाँ पाई जाती है, तो कंजर जनजाति पाई जाती है मंदसौर, नीमच, शाजापुर, राजगढ़ वाले क्षेत्र में, राजस्थान की मूल रूप से है। ठीक, और इसे पहले अपराधी वर्ग में वर्गीकृत किया गया था, वर्तमान में घुमंतु विमुक्त जनजातियों में है। और सहरिया, बंजारा भी है। फिर इसके अलावा इसमें कौन, युवा पुरुष हाथों में, कौन, एक युवा लड़का होता है, युवा पुरुष, वह हाथों में लकड़ी लिए रहता है, उसकी थाप देता है और उसकी ताल से ताल मिलाकर जो नर्तक हैं वह नृत्य करते हैं। किसमें, लहंगी नृत्य में। किसमें, लहंगी नृत्य। तो याद रखिए, जवारा और लहंगी, जवारा और लहंगी। जवारा बुंदेलखंड और लहंगी सहरिया, बंजारा और कंजर जनजाति का है। फिर आदिवासी लोक नृत्य। तो अब ये क्या, हमारे लोक नृत्य जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं वह यहाँ समाप्त होते हैं। तो एक बार हम पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम प्रारंभ करेंगे आदिवासी लोक नृत्य। क्या प्रारंभ करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे आदिवासी लोक नृत्य। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या,
गणगौर। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? गणगौर, जो कहाँ? निमाड़ क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? निमाड़ क्षेत्र में होता था। गणगौर के त्यौहार पर 9 दिनों के दौरान राड़ूबाई और धनियार देवता का आवाहन इसमें किया जाता है और माँ पार्वती को समर्पित था। किसको समर्पित था? माँ पार्वती को। फिर हम बात करें बधाई। बधाई बुंदेलखंड में है। यह जन्म, विवाह और अन्य खुशी के अवसर पर किया जाता था। फिर है बरेदी। बरेदी भी कहाँ? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में किसके द्वारा? अहीर जाति के द्वारा किया जाता था। और दिवाली से कब कब तक? तो यह पूर्णिमा तक। दिवाली से पूर्णिमा तक यह एक समूह नृत्य था। तो कौन सा? बरेदी नृत्य। कौन सा? बरेदी नृत्य। फिर इसके बाद हमने पढ़ा नौरता। क्या पढ़ा? नौरता, जो क्या बुंदेलखंड में प्रचलित था, अविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता था। इसमें कन्याएं क्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती थी और साथ में नृत्य करती थी। और जो एक महिला जो पहले नृत्य करती थी उसे क्या? झीला कहते हैं। क्या कहते हैं? झीला, जो पहले नृत्य करती है। फिर गरबा तो है मालवा में प्रचलित है। कहाँ? मालवा में। और स्त्री परक नृत्य है। क्या है? स्त्री परक। और नृत्य संरचनाएं इसकी संबंधित है किससे? रास से। रास के समान इसकी संरचनाएं प्रसिद्ध हैं। फिर मैं बात करूं भड़म की। क्या भड़म की? भड़म किसका? भारिया जनजाति का। सैतम भी भारिया जनजाति का है। और इसे क्या? गुन्नुसाही, भड़नी, भड़नाई, भरनौट और भंगम भी कहते हैं। तो भरनौट किस लोक नृत्य का नाम है? भरनौट किस लोक नृत्य का नाम है? भड़म, भवाई, गम्मत या बुंदेली स्वांग? बताएं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भड़म। फिर अगला लोक नृत्य आता है हमारा कौन सा? दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी तो यह किसके द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा, मूलतः राजस्थान का है। इसमें बांस, लकड़ी, रंग बिरंगे कपड़े आदि का क्या बनाया जाता है? घोड़ी बनाई जाती है और उसका प्रयोग नृत्य में किया जाता है। कहाँ पर? नृत्य के दौरान। फिर हम बात करें दादर नृत्य की। किसकी? दादर नृत्य की हम बात करें तो यह कहाँ? यह भी बघेलखंड का था। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। फिर अगला था कलसा नृत्य, जो बुंदेलखंड में प्रचलित है। और भवाई, जो गुजरात का भवाई है, जो झाबुआ इलाहाबाद में होता है, उसका बुंदेलखंड में परिणत रूप है। इसमें क्या? महिलाएं सिर पर कलसे रखकर नृत्य करती हैं। 7 कलसे तक रखती हैं वह। घड़ा, कलसी का संबंध घड़ा से है, याद रखिए। घड़ा मटका पहले वही चलता था। फिर केमाली। केमाली भी बुंदेलखंड का है। और यह क्या है? साजन सजनी, सजना सजनी नृत्य भी कहते हैं इसको। विवाह के अवसर पर किया जाता है और सवाल जवाब शैली का। चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। फेपारिया, यह निमाड़ का है। कहाँ का है? निमाड़ का। विवाह के अवसर पर किया जाता है और स्त्री पुरुष इसमें एक साथ नृत्य करते हैं। स्त्री पुरुष क्या करते हैं? एक साथ नृत्य करते हैं। फिर मैं बात करूं मांडलिया। क्या? मांडलिया तो यह कहाँ का था? यह निमाड़ अंचल का था और यह महिला परक था। क्या महत्वपूर्ण था? महिला परक। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर बहुत की जाते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि महिला परक है, निमाड़ अंचल का है मांडलिया। फिर आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा भी निमाड़ का था और यह क्या? ढोल और थाली की थाप पर नृत्य करते थे। ढोल और थाली की थाप पर। फिर जो आड़ा खड़ा रजवाड़ी था, आड़ा खड़ा रजवाड़ी भाई मालवा का था। कहाँ का? मालवा का। डंडा नाथ किसानों के द्वारा निमाड़ में गणगौर पर आड़ा खड़ा मालवा में जो महिला परक नृत्य था। कैसा था? महिला परक नृत्य था। आपको याद करते जाना है, रिवाइज करते जाना है क्लास के दौरान ही। बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है, अपना समय बचाना है। इसको आज ही धुन देना है, सभी को आज ही धुन देना है। अगला जो हमने पढ़ा वह था ढिमराई। क्या था? ढिमराई तो बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में प्रचलित है और ढीमर जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। कौन? ढीमर जाति के लोग करते हैं। शादी ब्याह, नवदुर्गा आदि अवसरों पर किया जाता है। कब? शादी ब्याह और नवदुर्गा के अवसर पर किया जाता है। फिर बात करूं कानड़ा नृत्य की। किसकी? कानड़ा नृत्य की। तो ये कहाँ? बुंदेलखंड में प्रचलित है, धोबी समाज के दौरान। ढिमराई ढीमर जाति, इसमें धोबी जाति, दोनों बुंदेलखंड में प्रचलित है, ग्रामीण अंचलों में। फिर अगला जो हमने पढ़ा वह था मांदरी और मटकी। मांदरी घोटले में प्रचलित था और मटकी मालवा का है, जो विवाह या विभिन्न खुशी के अवसर पर महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं। मटकी भी कौन? महिलाएं करती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु याद रखें। फिर जवारा बुंदेलखंड का और लहंगी सहरिया बंजारा और कंजर जनजाति करती हैं। सहरिया बंजारा और कंजर। सहरिया इसमें महत्वपूर्ण है।
याद रखिएगा। तो युवा पुरुष हाथों में लाठी पकड़ते हैं और ताल से ताल मिलाकर नृत्य करते हैं। क्या हुआ? लही। तो यहाँ पर हमारे लोक नृत्य समाप्त हुए। अब क्या? आदिवासी लोक नृत्य। क्या? आदिवासी लोक नृत्य। तो यह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है सरहुल। क्या? सरहुल। सरहुल। सरहुल किसके द्वारा? उरांव जनजाति। सबसे ज़्यादा किस में? उरांव जनजाति में प्रचलित है सरहुल। और इसमें क्या? जो साल वृक्ष है, साल वृक्ष, जनजाति साल वृक्ष में अपने ग्राम देवता का निवास मानती है। कौन है? बूढ़ा देव। साल वृक्ष में बूढ़ा देव, जिसे साज वृक्ष कहा जाता है, उसमें बूढ़ा देव का निवास मानते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है इसमें। और एक बार चैत्र मास की पूर्णिमा को साल वृक्ष की पूजा करते हैं। वर्ष में एक बार ही करते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा को। चैत मास, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, तो चैत्र में। चैत्र कब? अप्रैल कहलाता है चैत्र। फागुन के बाद जो हिंदू नववर्ष है उसका प्रथम माह होता है चैत्र। तो उस पूर्णिमा साल वृक्ष की पूजा करते हैं और साल वृक्ष के आसपास नृत्य करते हैं। सरहुल में क्या? साल वृक्ष के आसपास उस साज वृक्ष में कौन? बूढ़ा देव का निवास होता है। फिर अगला है हुल्की नृत्य। कौन सा? हुल्की नृत्य। यह कहाँ? मंडला और पन्या की मुड़िया आदिवासियों द्वारा। मंडला और पन्या किसके? मुड़िया या मुड़िया आदिवासी। मुड़िया या मुड़िया एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और कब? यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। कब? किसी भी शुभ अवसर पर करते हैं। और इसमें क्या? लड़के और लड़की दोनों साथ मिलकर नृत्य करते हैं। लड़के और लड़की साथ मिलकर, मतलब यह क्या है? यह एक समूह नृत्य है और सवाल जवाब शैली में किया जाता है। देख लीजिए, यह आपने दूसरा पढ़ा सवाल जवाब शैली में। इसके पहले कौन सा पढ़ा था? याद दिला देता हूँ, सवाल जवाब शैली में एक है हुल्की नृत्य, एक है हुल्की नृत्य, और दूसरा था कौन सा? दूसरा था केमाली। यह बुंदेलखंड में प्रचलित था। केमाली सवाल जवाब शैली में। किसमें? सवाल जवाब शैली में। कौन सा? केमाली। और हमने पढ़ा हुल्की। तो दो नृत्य हैं सवाल जवाब शैली में, हुल्की और केमाली। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यह फैक्ट आपसे। फिर इसके बाद अगले नृत्य हैं हमारे परधौनी और दशहरा नृत्य। परधौनी नृत्य, तो जो परधौनी नृत्य है यह मुख्यतः किया जाता है मंडला, बालाघाट और खंडवा क्षेत्र की बैगा आदिवासी द्वारा। किसके द्वारा? मंडला, बालाघाट और खंडवा क्षेत्र के बैगा आदिवासियों के द्वारा। यह कब किया जाता है? तो जब विवाह के दौरान बारात की आगवानी होती है, बारात आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन नृत्य करते हुए आ रहे हैं, दूल्हा तो बारात की आगवानी के लिए किया जाता है। और इसमें नृत्य शैली में क्या होता है? तो इसमें वर पक्ष की ओर से एक हाथी बनाकर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की जाती है। जो वर पक्ष है वह एक हाथी बनाते हैं और उसके क्या विभिन्न मुद्राओं में नृत्य भी करते हैं और अपनी खुशी अभिव्यक्त करते हैं। तो किसमें? तो किस नृत्य में वर पक्ष के द्वारा एक हाथी बनाकर अपनी खुशी अभिव्यक्त की जाती है विवाह के अवसर पर? तो वह कौन सा नृत्य है? परधौनी नृत्य। मुख्यतः किसके द्वारा? बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? परधौनी नृत्य। फिर अगला नृत्य है कौन सा? दशहरा नृत्य। कौन सा? दशहरा नृत्य। यह कहाँ? यह बालाघाट, मंडला, खंडवा के बैगा आदिवासी के द्वारा। कहाँ? बालाघाट, मंडला, खंडवा के जो बैगा आदिवासी वही करते हैं। कब? लेकिन इसका अवसर अलग है। यह किया जाता है विजयादशमी, मतलब दशहरा, विजयदशमी, दशहरा के अवसर पर। जो परधौनी किया जा रहा था, परधौनी किया जा रहा था विवाह में बारात की आगवानी के अवसर पर, और दशहरा विजयादशमी पर। इसमें क्या? विजयादशमी से समूह नृत्य शैली में लोकगीतों के साथ नृत्य किया जाता है। यह भी क्या है? ये एक समूह नृत्य है। क्या है? समूह नृत्य। फिर हम अगले की बात करें, परधौनी नृत्य हुआ और दशहरा नृत्य हुआ। फिर अगले नृत्य की बात करें तो अगला नृत्य है कौन सा? कर्मा। कर्मा नृत्य। ये कहाँ पर? मंडला के आसपास गोंड आदिवासी, बैगा आदिवासी ये भी करते हैं। भारिया, भड़म और सैतम करते हैं। कर्मा, गोंड, बैगा और भी जनजातियां कर्मा नृत्य करती हैं। कर्मा गायन भी होता है। याद रखिए, ये कब? वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है। वर्षा ऋतु में करना इसको अशुभ माना जाता है। वर्षा ऋतु में कर्मा नहीं किया जाता है। और यह कब? विजयदशमी से प्रारंभ। विजयदशमी
वर्षा समाप्त, विजयदशमी आ गई। दशहरा कब आता है? सामान्यतः अक्टूबर में, जब तक वर्षा समाप्त हो जाती है। और बैगा जनजाति कर्मा नृत्य, क्या बैगानी कर्मा कहते हैं। बैगा जनजाति के द्वारा जो कर्मा नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बैगानी कर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैगानी कर्मा। इसमें जो केंद्रीय वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, वह वाद्य यंत्र कौन सा है? वह है मांदर। मांदर वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसे क्या बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश का या देश का पहला लोक नृत्य है। पहला लोक नृत्य है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला देश का पहला लोक नृत्य है कर्मा। तो क्या 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 याद रखना है? गोंड बैगा जनजाति के द्वारा मंडला, उमरिया, डिंडोरी क्षेत्र में सभी ऋतुओं में किया जाता है। वर्षा ऋतु को छोड़कर विजयादशमी से प्रारंभ होता है। बैगा लोग बैगानी कर्मा कहते हैं। और इसमें जो केंद्रीय वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? वह है मांदर। कौन सा? मांदर। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से शामिल किया गया है। फिर हम अगले नृत्य की बात करें तो अगला है थापटी नृत्य। कौन सा? थापटी नृत्य। तो यह कहाँ? खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति के द्वारा। कोरकू जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सिवनी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, इस क्षेत्र में। तो खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, एक कोरकू कहाँ? चैत्र और बैसाख के अवसर पर। चैत्र और बैसाख में, मतलब फसल कटने के बाद। फसल कटने के बाद इसमें क्या स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुककर नृत्य करते हैं। गोलाकार बन जाएंगे, दाएं और बाएं झुककर नृत्य करेंगे। किसमें? थापटी नाच में। फिर अगला है भगोरिया नृत्य। कौन सा? भगोरिया नृत्य। यह कहाँ पर? झाबुआ और अलीराजपुर। जब हम क्या पढ़ रहे थे? हम भील जनजाति के प्रमुख पर्व पढ़ रहे थे, भील जनजाति को पढ़ रहे थे। उसमें हमने भगोरिया को बहुत डिटेल में पढ़ा था। एक बार फिर बता देता हूँ। जो भगोरिया है यह अभी हाल ही में फागुन माह में शुरू भी हुआ है। 7 दिन का आयोजन होता है। 7 दिन का भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कहाँ? झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र में। और भगोरिया पर्व में जो 7 दिन है वह बटे होते हैं किस में? गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया इनमें किया जाता है। गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, यह है प्रमुख। यह 3 भाग हैं इसके, भगोरिया के। उजाड़िया, गोल गधेड़ो में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि इसमें जो पुरुष हैं, पुरुष एक लड़कियों का, युवतियों का गोला होता है। उस गोले में एक क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ पर नारियल बंधा हुआ रहता है, उसको तोड़कर लाना पड़ता है। साथ ही साथ जो लड़की है जिससे युवती से वह शादी करना चाहता है, उस युवती को भी वहाँ से भगा कर लाना पड़ता है। और उस पर युवक पर जो गोला बनाकर लड़कियाँ उसकी सुरक्षा कर रही हैं, वह क्या उसको नोचती हैं, हमला करती हैं। गोल गधेड़ों में, गुलालिया में गुलाल लगाते हैं युवक अपनी जिस युवती से विवाह करना चाहते हैं, प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, उसे इस मेले में, इस पर्व में गुलाल लगाते हैं। और अगर बदले में वह युवती भी उसे गुलाल लगा देती है तो वह यह उसकी हामी मानी जाती है। हालांकि वर्तमान में यह केवल अभिनय रूप में किया जाता है। अब यह परंपराएं थोड़ी बदल गई हैं, वर्तमान में इसकी व्यवहारिकताओं में परिवर्तन आ गया है। तो यह क्या हुआ? भगोरिया नृत्य। कौन सा? भगोरिया। तो थापटी और भगोरिया। भगोरिया में भगोरिया पर्व भी होता है, भगोरिया नृत्य भी है। भगोरिया पर्व मैंने आप लोगों को बता दिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजड़िया 3 रूप में। फिर अगला है सैतम नृत्य। सैतम, तो सैतम कहाँ? छिंदवाड़ा, जबलपुर की भारिया जनजाति। भड़म सैतम बताया था आप लोगों को। भारिया जनजाति भड़म और सैतम 2 नृत्य करती है। यह आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा, भारिया जनजाति है उसकी महिलाएं सैतम करती हैं। महत्वपूर्ण। फिर कब? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और उसमें क्या करते हैं? हाथों में मजीरा लिए युवतियाँ 2 दल झुककर नृत्य करते हैं। जो युवतियाँ हाथों में मजीरा लेकर नृत्य करती हैं, याद रखिए। तो सैतम में युवतियाँ करती हैं,
हाथों में मंजीरा लेकर करती हैं, और भारिया जनजाति की युवतियाँ। फिर अगला नृत्य है हमारा, अगला आदिवासी नृत्य है अटारी। क्या? अटारी। तो इसमें क्या, यह बघेलखंड के भूमिया बैगाओं के द्वारा, भूमिया और बैगाओं के द्वारा, भूमिया कौन होता है? बैगाओं में भूमिया पड़ियार बैगाओं का सम्मानीय व्यक्ति होता है। याद कीजिए, अगर शुरुआत के लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो यह टर्म आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपने शुरुआत की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये कुछ नए टर्म लग रहे होंगे। तो जल्दी जाइए और इस प्लेलिस्ट ओपन कीजिए ज्ञानशिला अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जनजातियों की, और एक ही दिन में सारी वीडियोस देख डालिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर कब पर्व त्योहारों पर किया जाता है, और इसमें क्या नृत्य शैली क्या है? वर्तुलाकार नृत्य कहलाता है। याद रखिए, इसमें जो नृत्य शैली है वह वर्तुलाकार नृत्य कहलाती है। फिर अगला जो है वह है भड़म नृत्य। कौन सा? भड़म। भड़म कहाँ पर? छिंदवाड़ा जबलपुर की भारिया जनजाति के द्वारा। सैतम हुआ, भड़म भी क्या? भारिया जनजाति के द्वारा। और कब? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या? टिमकी वादकों की संख्या, मतलब इसमें एक टिमकी वाद्यंत्र होता है, एक ढोलक वाद्यंत्र होता है। टिमकी वादक ढोलक वादकों से दुगने होते हैं। टिमकी वादकों की संख्या ढोलक वादकों से दुगनी होती है। इसे क्या? इसे भरनी भंगम भरनौटी भरनई, भरनी भंगम भरनौटी भरनई भी कहा जाता है। फिर बात करें सैला नृत्य की। किसकी? सैला नृत्य की हम बात करें, सैला नृत्य। तो यहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। किससे? गोंड और गोंड आदिवासी करते हैं सैला। सैला गोंड आदिवासी करते हैं, कर्मा सैला। तो इसमें क्या? दशहरे के अवसर से प्रारंभ होता है, शरद ऋतु की रातों में किया जाता है। दशहरे से प्रारंभ होता है। मुख्यतः याद रखिए, जो अधिकांशताएं आपने देखे होंगे दशहरे के अवसर पर किए जाते हैं, या होली के या फसल कटने के अवसर पर। तो यह कब? यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुष हाथ में डंडा लेकर गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडा लेकर। और यह नृत्य आपसी भाईचारे का प्रतीक है, इसमें मेल मिलाप का, मेल जोल का प्रतीक है। यह क्या? गोंड जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है। और क्या? सिर्फ पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सैला सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो सैतम था भारिया जनजाति का, वह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? युवतियों के द्वारा। फिर हम अगले नृत्य की बात करें तो अगला हमारा नृत्य है अहिराई। कौन सा? अहिराई। इसमें क्या? मध्य प्रदेश की यह भी भारिया जनजाति करती है। कौन करती है? भारिया जनजाति, और विवाह के अवसर पर। अहिराई भारिया जनजाति विवाह के अवसर पर करती है। फिर दशहरा और डांडरिया नृत्य। कौन सा? दशहरा और डांडरिया नृत्य। यह बैगा आदिवासी के द्वारा। किसके द्वारा? बैगा आदिवासी, उनकी सांस्कृतिक पहचान है ये। और यह कब? यह भी दशहरा के अवसर पर। बैगा समुदाय के विवाह योग्य पुरुष। इसमें क्या? विवाह योग्य पुरुष एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, और दूसरे गांव की युवा लड़कियां अपने गायन और डांडरिया नृत्य के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करती हैं। जिस गांव में जाते हैं, एक गांव के युवा बैगा, उस दूसरे गांव की जो युवा युवतियां हैं वह उनका पारंपरिक रूप से इसी नृत्य के साथ स्वागत करती हैं। दशहरा और डांडरिया। तो दशहरा में जो दशहरा नृत्य है वह कौन करते हैं? युवक। और डांडरिया नृत्य युवतियां। युवक दशहरा नृत्य करते हुए उस गांव में जाते हैं, युवतियां वहां डांडरिया नृत्य के साथ उसका स्वागत करती हैं, उन युवकों के झुंड का। फिर अगले नृत्य हैं हमारे रीना नृत्य। क्या? रीना बैगा और गोंड, बैगा और गोंड जनजाति की महिलाओं के द्वारा, बैगा और गोंड स्त्रियां दीपावली की बात करती हैं। फिर है बलमा। कौन सा? बलमा नृत्य। यह प्रेम प्रसंग पर आधारित है, बैगा आदिवासियों के द्वारा। कहाँ? प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कौन सा? बलमा। और नाम से ही जाहिर हो रहा है बलमा प्रेम प्रसंग की बात होगी। किसके द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा। फिर चटकोरा कोरकू। चटकोरा कोरकू खम्बस्वांग कोरकू। चटकोरा कोरकू खम्बस्वांग कोरकू साथ में याद कर लीजिए। तो रीना बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा, बलमा प्रेम प्रसंग है, स्त्रियों बैगाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बलमा प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है। फिर अगला है बरेदी नृत्य। कौन सा? बरेदी नृत्य।
बरेदी नृत्य ग्वाल जाति से संबंधित है। किससे? ग्वाल जाति से। इसमें नृत्य में क्या? चरवाहा जिसकी गाय चराता है, चरवाहा क्या करता है? जिसकी गाय चराता है उसके घर जाकर नृत्य करता है। जिसकी गाय वह चरा रहा है उसके घर पर जाकर नृत्य करता है। किसमें? बरेदी नृत्य में। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है ग्वाल जनजाति या ग्वाल जाति के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में बरेदी। फिर अगला है सुगा। सुगा भी बैगा जनजाति के द्वारा, सुगा बैगा जनजाति के द्वारा। फिर अगला आता है सैरा नृत्य। सैरा गणगौर उत्सव पर किया जाता है। कब? गणगौर उत्सव पर किया जाता है। और कहाँ? गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है। कैसा है? गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा। तो बरेदी, सुगा और सैरा, बरेदी, सुगा और सैरा। अब अंतिम क्षणों में हम इस क्लास के अंतिम क्षणों में हैं। ये कौन सा है? अब डोहा नृत्य। डोहा नृत्य का कार्तिक माह की अमावस्या के दिन स्त्रियों के द्वारा, डोहा नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है कार्तिक माह की में। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वह है भील जनजाति। डोहा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? यह नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। महत्वपूर्ण, और इसमें सभी नृत्यों का गजरा कहलाता है। यह क्या कहलाता है? डोहा नृत्य सभी नृत्यों का गजरा। 4 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। भील जनजाति का कार्तिक माह की अमावस्या को किया जाता है और स्त्रियों द्वारा। तो कार्तिक माह की अमावस्या मतलब क्या हो जाएगा? दीपावली। दीपावली पर स्त्रियों के द्वारा और नृत्यों का, इसे नृत्यों का, सभी नृत्यों का गजरा कहा जाता है। पूजा नृत्य, तो एक हमने जनजातीय, जब हमने त्योहार या वो पढ़े थे, उस हमने एक पढ़ा था बिदरी पूजा। बिदरी पूजा, तो पूजा नृत्य इसी बिदरी पूजा के अवसर पर किया जाता है। बिदरी पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो यह धार्मिक आस्था प्रेरित नृत्य है जो गोंड एवं उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गोंड एवं उरांव जनजाति। और गोंड जनजाति मंडला क्षेत्र द्वारा जेठ मास में किया जाता है। गोंड जनजाति मंडला क्षेत्र की, उसके द्वारा भी यह किया जाता है। तो आपको याद रखना है, पूजा नृत्य बिदरी पूजा में किया जाता है और गोंड एवं उरांव जनजाति धार्मिक आस्था है। इसमें क्या धार्मिक आस्था विद्यमान है सभी की। तो एक बार इनको और रिवाइज करते हैं हम, इनको और रिवाइज करेंगे हम, और फिर आज की क्लास को विराम देंगे। इसके बाद आदिवासी लोक नृत्य। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? सरहोल। सरहोल उरांव जनजाति का है। किसका? उरांव जनजाति का। और इसमें क्या? साल वृक्ष के चारों ओर नृत्य किया जाता है। फिर पढ़ा हमने हुलकी। हुलकी मंडला पन्ना की मुरिया जनजाति के द्वारा, मंडला और पन्ना की मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है किसी भी शुभ अवसर पर। और लड़के लड़कियां साथ में करते हैं। और सवाल जवाब शैली का, सवाल जवाब, केमाली और हुलकी, केमाली और हुलकी सवाल जवाब शैली संबंधित हैं। फिर परधौनी। परधौनी किसके द्वारा? बैगा आदिवासी के द्वारा विवाह में बारात के आगमन पर, विवाह में बारात के आगमन पर। और क्या किया जाता है? वर पक्ष हाथी की आकृति बनाकर क्या करते हैं? अपनी खुशी का इजहार करते हैं। फिर दशहरा, यह भी बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है विजयादशमी के अवसर पर। कब? विजयादशमी के अवसर पर। फिर अगला है कर्मा। कर्मा किसके द्वारा? गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी मौसम में किया जाता है, वर्षा ऋतु में कभी नहीं किया जाता है। और इसमें बैगा जो करते हैं उसे क्या? बैगानी कर्मा कहते हैं। इसमें जो वाद्य यंत्र है कौन सा? मांदर। और इसे क्या? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फिर अगला था थापटी नृत्य। क्या? थापटी नृत्य यह है खंडवा, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। और यह क्या? स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से करते हैं। इसमें क्या? सामूहिक रूप से। फिर भगोरिया। थापटी कोरकू का है। किसका? कोरकू का। भगोरिया, तो भगोरिया भील जनजाति का झाबुआ जाजपुर क्षेत्र में किया जाता है। फागुन माह या होली के अवसर पर किया जाता है भगोरिया पर्व में। फिर सैतम भारिया जनजाति, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा और जबलपुर में उनकी मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और मंजीरा इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर अटारी, तो भूमिया और बैगाओं के द्वारा किया जाता है अटारी। और यह कहा, इसमें क्या? नृत्य वर्तुलाकार होता है, इसमें याद रखिएगा। फिर अगला था भड़म। भड़म भारी आदिवासियों द्वारा किया जाता है। और यह कब? विवाह के अवसर पर। इसमें टिमकी वादक और कौन? ढोलक वादक। टिमकी और ढोलक दो वाद्यंत्र हैं। इसे भड़नी, भंगम, भरनाई, भरनौटी भी कहा जाता है। सेला। सेला किसके द्वारा किया जाता है? तो गोंड कर्मा जनजाति के द्वारा दशहरे के अवसर पर सेला किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा।
फिर अहिराई, तो यह भारिया जनजाति करती है। कौन सी भारिया जनजाति? विवाह के अवसर पर। फिर एक दशहरा और डांडरिया, तो यह बैगा का समूह नृत्य है, सांस्कृतिक परंपरा है। एक गांव के युवक दशहरा नृत्य करते हुए दूसरे गांव में जाते हैं, उस गांव की इस युवतियां हैं वह डांडरिया नृत्य करते हुए गायन करती हैं, उनका स्वागत करती हैं। फिर रीना, बैगा और गोंड स्त्रियों के द्वारा दीपावली के अवसर पर बलमा प्रेम प्रसंग पर आधारित है, बैगा जनजाति के द्वारा। और चटकोरा कोरकू का। फिर बरेती नृत्य की बात करें तो एक ग्वाल जनजाति के लोगों से संबंधित है। कब? दिवाली के आसपास सरवाह जाति के द्वारा किया जाता है, वह जिसकी गाय चरा रहे हैं उसके सम्मान में। फिर और उससे इनाम प्राप्त करते। फिर सुआ नृत्य, क्या? सुआ नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और फिर सैरा नृत्य, क्या? सैरा नृत्य तो यह गणगौर उत्सव पर किया जाता है, गुजरात की डांडिया नृत्य के समान है ये। किसके? डांडिया नृत्य के समान। फिर डोहा, डोहा भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसमें केवल इसकी स्त्रियां भाग लेती हैं दिवाली पर, और इसे नृत्यों का गजरा कहा जाता है। फिर हमारा आखिरी नृत्य था गजरा नृत्य। कौन सा? गजरा नृत्य। यह धार्मिक आस्था प्रेरित नृत्य है जो गोंड उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गोंड उरांव। कब? बिदरी पूजा के अवसर पर। बिदरी पूजा के अवसर पर किया जाता है पूजा नृत्य। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखे लोक कला, लोक नाट्य, लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य। ये चारों टॉपिक हमारे इस क्लास में समाप्त हुए। आशा है आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। आप लोग लगातार ज्ञानशिला एकेडमी के चैनल के साथ बने रहिए। इसमें जो भी कंटेंट आ रहा है वह आप देखें और अपने प्रीलिम्स की तैयारी और पुख्ता करें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें यह प्रीलिम्स निकालना ही है और सिलेक्शन लेना है, डीसी बनना ही है। डीसी डिप्टी कलेक्टर आपको बनना है। उसके लिए ज्ञानशिला एकेडमी से लगातार जुड़ते रहिए। और अगर कोई इंक्वायरी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जो भी आपको समस्या आ रही है कांटेक्ट करें या कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ज्ञानशिला एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।